उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी का है माहौल और आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल है बुधवार और वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी। परसों रहेंगे बाजार, तो उससे पहले नतीजों का और एक्सपायरी का एक्शन बनना होगा अब शुरू आखिरी 1 से 1.5 घंटे में। तो कैसा रहेगा आज का ट्रेड, क्या करें, कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बाजार में होते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से हुई है रिकवरी, उसके बाद फिर से थोड़ी गिरावट आई, अब वापस रिकवरी के आसार। तो अनिल जी, उतार चढ़ाव के वाले ट्रेड के बीच बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए आप किस तरह की बड़ी बातें देख रहे हैं? अब तक का जो एक्शन है दीप, जो कमजोरी आज दिखी है पूरी की पूरी तरह से इंपोर्टेड है। ग्लोबल संकेत कमजोरी के थे और वहीं से हम संकेत लेकर गिरते नजर आए। अमेरिकी बाजारों में ऊपरी सुनों से गिरावट रही। डाउ में नैस्डैक 350 अंक लुढ़का, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स लगातार कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। कहीं कोई रिकवरी के संकेत डाउ फ्यूचर से आते नहीं दिख रहे हैं, ये एक चिंता की बात जरूर है। 125 अंक नीचे फिसल कर निफ्टी अब आप देख सकते हैं करीबन 14,850 के नीचे की तरफ है और सेंसेक्स भी 450 अंक नीचे है। तो बैंक निफ्टी में 300 अंकों की कमजोरी है। प्राइवेट बैंक्स, आईटी और मेटल, ये 3 स्पेस है जहां सबसे ज्यादा कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं सरकारी कंपनियों में और एनर्जी शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही। कोल इंडिया आज फिर से निफ्टी का टॉप गेनर, आईओसी में भी अच्छी खासी खरीदारी होती दिख रही। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कमजोर है, कुछ चीजें अच्छी भी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को देखेंगे तो वहां के इंडेक्स हरे निशान में आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त लगभग 150 अंक नीचे आपको दिखेंगे, लेकिन यूरोप के बाजारों में भी 1.5 से 2% तक की तेज गिरावट वहां पर है। तो ये है इस वक्त का पूरा एक्शन आपके लिए आखिरी 1.5 घंटे के लिहाज से दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इस समय की बड़ी बातें सर। और वही एक्शन आपसे भी समझना था। शुरुआती सत्र में हमने देखा कि गिरावट के बाद बढ़िया रिकवरी रही। अब यूरोप के बाजार खुले हैं तो फिर से थोड़ी गिरावट आई है, बट सपोर्ट लेवल्स को दोनों बार बाजार ने होल्ड करा है और अभी भी देख रहे हैं सर, निफ्टी होल्ड करके थोड़ा रिकवर ऑलरेडी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी तो स्ट्रेंथ कन्विक्शन बाजार में दिख ही रही है। क्या ऐसे ही एक्शन फिर समझें क्लोजिंग तक, या फिर ग्लोबल क्यूज थोड़ा और इम्पैक्ट दिखा सकते हैं आने वाले 1.5 घंटे में? दीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार में ताकत है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहले 5 मिनटों में जो हमने लो बनाया वो लो पूरे दिन भर में हमने तोड़ा नहीं। और उसके बाद जिस तरह की गिरावट है 0.1% के आसपास की निफ्टी और सेंसेक्स में, 1% से भी कम की बैंक निफ्टी में, ये आप देखें तो ग्लोबल गिरावट एक तो कल की, उसके ऊपर आज रात के डाउ फ्यूचर्स जो दिखा रहे हैं कि 250 पॉइंट कमजोर है, उसके बावजूद गिरने से इनकार करना ये एक छोटी बात नहीं, ये ताकत दिखाता है आपकी कि हाँ बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पहली गिरावट पर खरीदारी होने के पूरे संकेत आपको इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं और ये एकदम साफ नजर आ रहा है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अचानक से आए कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से हमें गिरना पड़ा है, लेकिन कल जिस तरह की क्लोजिंग 14,900 के ऊपर की हुई है, कहीं न कहीं वो ताकत है। और कहीं न कहीं आप देखिए मिड कैप शेयरों में और खासतौर से जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स ज्यादा पिटे हैं, ज्यादा गैप से खुले, वहीं पर रिकवरी भी हुई है। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल संकेतों को देखते हुए थोड़ा आप सावधान रहेंगे, हल्की फुल्की कमजोरी रहेगी, आपको सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करना है और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी। देखिए 14,900, 14,925 मैक्सिमम रिकवरी वहीं तक होनी थी और एग्जैक्टली 14,900 का हाई बनाया है। 33,150, 33,300 ऊपरी रेंज है, 33,250 एग्जैक्टली 33,150 से घूमे। तो आपको ऊपर के लेवल पर भी आने के बाद अब जो एक तरफा तेजी थी, उस तेजी से हम अब रेंज बाउंड मार्केट में आ गए। और इस रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का सही तरीका यह है कि जब भी आपको रिकवरी दिखे, हल्की प्रॉफिट बुकिंग करिए, ग्लोबल माहौल को देखते हुए फिर से इंतजार कीजिए, नीचे आ जाएं, उसके बाद फिर से रिकवरी में आप नीचे आए तो फिर वापस आप खरीदारी करें और रिकवरी में पार्टिसिपेट करें। तो ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आपको खरीदना है, हायर एंड पर बेचना है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं दीप, थोड़ी देर में मैं आपके सामने डेटा भी रखूंगा, लेकिन ओवरऑल रुझान हल्की कमजोरी का है, लेकिन बहुत डर हो या बहुत ज्यादा खराब हो बाजार, वैसा नहीं दिख रहा। जी सर, तो ये है आपके लिए इस समय का सेटअप उतना खराब नहीं है, थोड़ा ग्लोबल क्यूज की वजह से उतार चढ़ाव जरूर बाजार में बनते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में, पर उससे पहले कुछ कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। सबसे पहले बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर।
दीपांशु, पहले तो छोटा सा एक अपडेट है अनिल जी के लिए। हमेशा की तरह अनिल जी, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल अब किसी और के लिए बज रहा है, इस बार चार्ट कॉर्नर के लिए बज रहा है। और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है भारत फोर्ज, जिसके अंदर एक नेकलाइन टूट रही है 665 की, एक नेकलाइन कैश मार्केट में 665 की एक नेकलाइन टूट रही है। एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। आज जब पहला शो हम ख़त्म कर रहे थे उस समय भी हमारे रडार पर था, लेकिन हम एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे। 666 के ऊपर, 666 के ऊपर ये ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया है। भारत फोर्ज के चार्ट को अगर आप देखें तो एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक 700 रुपए से पहले रुकना नहीं चाहिए, जिस तरह का मोमेंटम यहां बनता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलें, 655 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 685 रुपए का 685 का, और दूसरा टारगेट 695 रुपए का 695 का। तो 700 रुपए के लगभग 695 के टारगेट के लिए बाय करना है भारत फोर्ज को। ओके, तो भारत फौज में खरीदारी करने की राय। दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि कुणाल जी, जिस तरह से आप इतने लंबे अवकाश के बाद फिर से आए और अब शो कर रहे हैं, आपके चेहरे पे आपकी आवाज को सुनकर और जो एनर्जी और जोश अभी है उसको देखकर लगता नहीं कि आप इतने समय तक हॉस्पिटल में समय बिता कर आए या बीमार होकर आए। एकदम ऊपर वाले की मेहरबानी से एकदम फिट एंड फाइन है। दूसरी बात, जिस बात का ज्यादा जोश बंसल जी को आ रहा है वो भी ठीक नहीं है। बंसल जी वाला पहला बिगुल हमने बजवाया है आज क्लोजिंग शो के। वागले साहब को आप इनडायरेक्टली कह तो रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, ये तो आप फास्टेस्ट फिंगर्स में सेकंड नंबर पे थे। पहले नंबर पे हिमांशु जी थे आज कायदे से, लेकिन हिमांशु जी, जब तक मैं हिमांशु जी को पूछता तब तक बिगुल आपके लिए बजवा दिया है दीप ने। और देखिए, वागले साहब भी तैयार है, लेकिन वागले साहब आपको भी इंतजार करना होगा, क्योंकि आपसे पहले हिमांशु जी कतार में है। पहले हिमांशु जी के लिए बिगुल और उसके बाद चलेंगे वागले साहब के पास। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, हेवल्स है मेरे रडार पर। इनफैक्ट इंटायर कैपिटल गुड सेगमेंट आज बहुत ही शानदार यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रैक्शन दिखा रहा है, और हेवल्स में एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। फ्यूचर्स में यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि 1065 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर हेवल्स में आज और कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 1015 रुपए के ऊपर अनिल जी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करें, और अगर 5-7 रुपए की कोई गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 1008 के स्टॉप लॉस के साथ 1065 रुपए के टारगेट के लिए हेवल्स में अनिल जी मेरी तरफ से खरीदारी की राय। ओके, 1008 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करने की राय हेवल्स में हिमांशु जी की तरफ से। वागले साहब का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी। आफ्टरनून दीपांशु। वैसे आज तो कुणाल जी का हक बनता है पहले कॉप बिगुल बजवाने का या कॉल देने का, और मुझे उसमें खुशी है। कुणाल जी इज बैक, तो लेट अस सेलिब्रेट दैट। मेरा कॉल है वोल्टास, 1012 1014 के करंट भाव से बाय करें। 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस 999 का, और 1040 1045 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ आज और कल में। 1040 1045 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए वोल्टास में। क्या बात है, हेवल्स, वोल्टास, लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इससे जुड़ी हुई कंपनियों में थोड़ा एक्शन बनता दिख रहा है खरीदारी का। यहां से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। चलिए, इस एक्शन को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन तब तक आइए बढ़ते आगे और एक बार खबरों वाले शेयर जान लें। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज बाजार खुलने के बाद खबरें आई। मानसी तो ट्रिगर बता चुकी हैं, पहले इवेंट्स देख लेते हैं। इवेंट्स जान लेते हैं मानसी से, और उसके अलावा खबरों वाले शेयर भी बताने के लिए तैयार है। तो दीप, एक बार जरा स्टॉक से न्यूज ले लिया जाए। बिल्कुल सर, मानसी और आज कुशल है हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो चलिए मानसी से जानते हैं कौन से ट्रिगर्स पर हमारी नजर बनी हुई है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड
आफ्टरनून दीपांशु। सीमेंस, गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स पर अभी फोकस है। इसके अलावा एमएससीआई का छमाही रिव्यू है, इस पर भी नजर है। 27 मई इसकी एडजस्टमेंट डेट है। इसके अलावा कल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूपीएल, एशियन पेंट्स, निफ्टी स्पेस में टाटा पावर, वोल्टास, पिडिलाइट, लुपिन, जेएसपीएल, अपोलो टायर्स वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल बुधवार के दिन ही हो जाएगी, क्योंकि गुरुवार के दिन भारतीय बाजार की छुट्टी है। मार्च, आईआईपी, अप्रैल, सीपीआई के डेटा भी कल आते हुए दिखेंगे। वहीं एसआईएस का 18,18,000 शेयरों का बायबैक खुलता हुआ दिखेगा। 550 रुपए प्रति शेयर इसकी प्राइस तय की गई है। स्पार्क इक्विटी वारंट के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। एनसीएल इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिएगा। 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी कल। वहीं रिलायंस पार्टली पेड शेयरों की पहली किश्त के लिए 12 तारीख यानी कि कल का दिन रिकॉर्ड डेट तय की गई है। गुरुवार के दिन नतीजे वायदा बाजार पर वेदांता, एम्फासिस और पिरामल एंटरप्राइजेस के आते हुए दिखेंगे। तो साथ ही ईद के त्योहार पर भारतीय बाजार इस दिन बंद रहेंगे। ओके, तो मिडवीक हॉलिडे के लिए तो हम हैं तैयार, पर उससे पहले कल वीकली एक्सपायरी है और ढेरों नतीजे भी आने वाले हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। आइए आज के जो खबरों वाले शेयर्स हैं इनके बारे में भी जान लें। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से स्टॉक्स बना रहे हैं आज खबर। आफ्टरनून दीपांशु, सबसे पहले जो नंबर्स अभी तक आते हुए दिखे हैं बाजार खुलने के बाद, उस पर नजर डालिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया इनलाइन नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। कंसो आय जो है वो करीब 600 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ पर, साथ ही कंपनी का जो मार्जिन है वो 16.7 से बढ़कर 25.3% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी के मुनाफे में भी हमें 92 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ का मुनाफा आता हुआ नजर आया है। फर्स्ट सोर्स नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आय है 1365 करोड़ से बढ़कर 1462 करोड़ पर आया है। और कंपनी की मार्जिन्स भी 11.6% से बढ़कर 12.3% हुई। हालांकि कंपनी का जो मुनाफा है वो 121 करोड़ से घटकर 46 करोड़ पर आया है, जिसमें 110 करोड़ का एक मुश्त घाटा भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं जहां पर हमें नजर रखनी है, जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर खबर आई है कि ये अपना जो म्यूचुअल फंड कारोबार है 175 करोड़ में ग्रो जो कंपनी है ग्रो ग्रुप को, वो ये बेचेंगे और अब रियल एस्टेट एसेट मैनेजमेंट पर अब कंपनी का पूरा फोकस रहेगा। कैडिला हेल्थकेयर को लेकर भी खबर है कुछ एजेंसीज के हवाले से। इन्होंने कोरोना मरीजों के लिए वेराफिन नामक एक दवा लॉन्च की है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 11,995 रुपये प्रति डोज है। और इसके इस्तेमाल से जो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो कम होती हुई नजर आएगी, ऐसा ये खबर आ रही है कैडिला हेल्थकेयर के लिए। यूपीएल यहाँ पर चावल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले फ्लोरीपिरामिन नामक जो केमिकल है उसको इस्तेमाल उसके लिए इन्होंने करार किया है एक जापानीज कंपनी के साथ, तो इस वजह से भी ये फोकस में है। और रुचि सोया में जो पतंजलि का बेकरी कारोबार है ये 60 करोड़ रुपए में खरीदते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आपको हम बता दें। और टाटा मोटर्स यहाँ पर जो सीसीआई की जो प्रोबिंग चल रही है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर, जिस तरह से खबरें आ रही थी, उस खबर पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि सीसीआई ने मामलों में अभी तक अंतिम आदेश नहीं दिया है। ये प्राइमा फेसी जो है इन्वेस्टिगेशंस अभी इसमें चल रही है। तो ये अपडेट टाटा मोटर्स के लिए आती हुई दिखी है। और अंत में कुछ एक ब्लॉक डील्स हैं मेरे पास, जहां पर पीएनबी 51 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं 33.9 से 34.85 रुपीस प्रति शेयर के बीच। साथ ही बीएचईएल लगातार सुबह से फोकस में बना हुआ है और यहां पर अब तो ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ शेयर्स जो हैं यहां पर सौदे हो गए हैं और प्राइसिंग भी काफी वेरियस रेंज में है 65 से 71.4 के बीच में। और ट्राइडेंट 21 लाख शेयरों के यहां पर भी सौदे होते हुए दिखे 18.3 से 18.35 पर। और अंत में केपीआईटी टेक 27 लाख शेयरों के सौदे हुआ है करीब 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और इसमें बीएचईएल पर और कुछ एडिशंस भी कर सकते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं बड़ी ब्लॉक डील्स इस काउंटर पर होती हुई दिख रही हैं। 30 लाख की पहले ब्लॉक डील हुई, फिर 36 लाख की ब्लॉक डील होती हुई दिखी। अब देखिए 1,42,00,000 शेयर्स की ब्लॉक डील बीएचईएल पर होती हुई दिख रही है और फ्रेश मूव आपको काउंटर पे आते हुए दिख रहा है। 12.5% की तेजी। कल भी हमने देखा था 8-9% का उछाल और कल के 8-9% के उछाल के बाद अब 12.5% की भी तेजी आती हुई दिख रही है। अनिल जी, आपने 70 के बाद 75 के टारगेट्स की भी बात करी थी और पोजिशनली कहा था कि थोड़े समय में आ सकते हैं, शायद पुल बैक हो। ये तो लग रहा है आज ही आ जाएंगे। 75 के बेहद करीब पहुंचता हुआ बीएचईएल 13% का उछाल सर। आगे आप 75 में बचा क्या दीप? 74 रुपये 50 पैसे तो हो ही गया, ये 75 ही है इस गुड एज। लेकिन स्टॉक 3 डिजिट का है,
टारगेट समय से पहले रिवाइज कर दिए गए हैं। आपको तो पता ही है कि 100 रुपए के टारगेट हमने कर दिया, इवेंचुअली 120 रुपए तक के टारगेट्स बनेंगे, बेचना नहीं है। देखिए ये इसमें ऐसा ही है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, बने रहें, तभी आपके पूरे पैसे बनेंगे। डिलीवरी लेकर सिंपल चीजें, जो लोग सुबह शाम प्राइस देखेंगे वो पैसा बना नहीं पाएंगे, जो लोग आराम से लेकर खड़े रहेंगे। हर एक शुगर शेयर को देख लीजिए, हर एक मेटल शेयर को देख लीजिए। तो हो सकता है जिस दिन रिकमेंड करें उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मार्केट है, कई बार आप थोड़ा ऊपर में ले लेते हैं फिर परेशान होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए सब स्टॉक्स के टारगेट आ रहे हैं। इसमें एक और चीज बता दूं दीप, ऐसा नहीं कोई हमारी बहुत बड़ी कलाकारी है, ये तो मार्केट ही ऐसा ही है। अगर आप ढंग ढंग का थोड़ा भी कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो वो बढ़ना ही है। बाजार में इतनी तेजी तो कोई क्या करेगा, बस ये कि आप में पेशेंस होना चाहिए और उतना खरीदे जितना आप आराम से होल्ड कर पाए। तो मेरा ये समझना है अभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं बिल्कुल ठीक है, 75 आ गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्वेस्टर्स हैं तो ठीक है, 6 महीने में आपका 40 वाला 75 हो गया है, रखिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं अभी भी। और चाहें तो रिस्क कम करना है आपको, थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए 25-50%, बाकी छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 100-125 के टारगेट के लिए आराम से छोड़ के रख दीजिए, सिंपल चीज है ये दीप जी। बिल्कुल सर, तो जब मूव आती है तो इतनी ही तेज आती है। और देखिए सेल पर भी 30-35 के लेवल से बात करना शुरू किया, अब 150 के लेवल्स पर सेल आते हुए दिख रहा है। और BHEL यहाँ पर भी 35-40 से कवरेज शुरू हुई है, डबल से ज्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है, बट और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 13% का उछाल BHEL में भी आपको आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया उछाल आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। BHEL तो है ही खबरों में और एक्शन भी दिखा रहा है, साथ ही हम देख रहे हैं कॉनकॉर में एक बड़ी तेजी आई है। सीमेंस इसके नतीजे आने वाले हैं और हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, और अब इस काउंटर पर भी आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सीमेंस पर नजर रखिए, जबरदस्त उछाल इस पर भी बनते हुए दिख रहा है। आइए हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। हिमांशु जी और राकेश जी, कुणाल जी वागले साहब तो ऑलरेडी अपनी कॉल दे चुके हैं, विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है। विश्वेश जी, सीमेंस पर क्या चल रहा है 3.5% ऊपर नतीजों से पहले? देखिए दीपांशु, सीमेंस का जो इमीडिएट हर्डल है वो समवेयर अराउंड 1980 के आसपास है और अभी 1960 चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो इवेंचुअली निकलना चाहिए। हिसाब से कैपिटल गुड स्टॉक में मूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि एक 2000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2000 के कॉल में अभी भी 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट हो तो 1925 के स्टॉप लॉस से सीमेंस को खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय। मूवमेंट इस पर अच्छा आते हुए दिख रहा है आपको, तो देखिए नतीजे क्या इसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल होगा। बर्जर पेंट्स, इस पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और काफी समय बाद पेंट स्टॉक्स भी मूवमेंट में आ रहे हैं। एशियन पेंट्स के नतीजे आने वाले हैं, वहां पर हमारी नजर है। कंजर नेरलैक, यहाँ पर भी नतीजे आ चुके हैं, YY बेसिस पर तो अच्छे ही थे। एशियन पेंट्स, सॉरी बर्जर पेंट्स, कुणाल जी इसकी चार्ट देखिए, कुछ मूवमेंट आ रहा है, कोई ट्रेड दिखता है सर? देखिए अभी मैं बर्जर पेंट का ही चार्ट देख रहा था दीपांशु। चार्ट बहुत शानदार है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न नीचे के लेवल्स पर बना है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है स्टॉक से बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो हर्डल चार्ट पर नजर आता है वो सीधा 785 के आसपास, 785 के आसपास हर्डल है, जो कि मौजूदा स्तरों से लगभग 50 रुपए दूर है। तो मुझे लगता है कि 50-60 रुपए की तेजी तो बड़ी आसानी से मिलेगी। 785-790 पार हुआ तो फिर इसमें 830 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में इन स्तरों पर खरीदारी की राय होनी चाहिए और 50 रुपए का मिनिमम अपसाइड स्टॉक पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स। यहाँ पर आप रखिए एक ट्रेड पर नजर, अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ और स्टॉक्स में भी बढ़िया बाउंस बैक है। कोफोर्ज पर आज एक इंटरेस्टिंग मूव है, बाकी आईटी स्टॉक्स पर तो आप ऐसा एक्शन नहीं देखेंगे, बट कोफोर्ज कल यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसकी वजह से 4.5% स्टॉक गिरा था, और आज कल के जितने भी लॉसेस थे वो स्टॉक रिकवर आपको करते हुए दिख रहा है। तो कोफोर्ज पर एक्शन इस समय थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। हिमांशु जी इसके चार्ट पर राय दें। 2 दिनों में हम देखें तो वैसे फ्लैट रिटर्न्स हैं, बट एक दिन बड़ी गिरावट, एक दिन बड़ी रिकवरी, अब क्या राय बनती है इस पर? देखिए दीपांशु, एक बड़ी तेजी देखने के बाद स्टॉक ने मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल करेक्शन यहाँ पर लिया स्टॉक ने, लगभग 3150-3200 के लेवल्स पर, और उसके बाद एक यहाँ पर रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3420 से 3450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो वॉच आउट करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगली बड़ी तेजी के लिए स्टॉक 3450 के ऊपर अगर निकलता है तभी यहाँ पर खरीदारी करके चलें।
क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है शायद यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से ऑफलोड होता हुआ सुनने को मिला है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में एक ऑलरेडी बड़ा रनअप पहले भी देखने को मिल चुका है, तो शायद 3450 के आसपास आके ये रैली जो आज के सेशन में नजर आई है, मुझे लगता है फिजल आउट होते हुए नजर आए और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, जिसमें 3200 3400 के बीच में यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है। यह है आपके लिए कोफोर्ज पर राय इस वक्त आती हुई है। एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और चोपड़ा साहब का भी स्वागत करते हैं। चोपड़ा साहब बताएं सर, जो बाजार के स्टार परफॉर्मर है वही थोड़ा आज करेक्ट होते दिख रहे हैं, मेटल शेयर खरीद लेने का वक्त है या थोड़ा और इंतजार करना है? और करेक्शन के बाद आप सबसे पहले कौन सा मिड कैप शेयर एक और कौन सा लार्ज कैप शेयर एक वो खरीदना चाहेंगे? नमस्कार अनिल जी। देखिए, मेटल्स में जिस प्रकार की तेजी हमने देखी है, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं स्टॉक्स, मगर ऐसा नहीं है कि मेटल्स की जो तेजी है वो थम गई है। और मैंने आप ही के शो पे टाटा स्टील रिकमेंड किया था करीब 400 रुपए पे, जो भी 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अनिल जी की ये स्टॉक कम से कम भी यहाँ से भी 2000 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के रिजल्ट टाटा स्टील ने जो दिए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी 700-800 रुपए की तेजी टाटा स्टील में मिल सकती है। तो जो आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब ये है कि जो लार्ज कैप है मेरे लिए अभी भी पसंदीदा टाटा स्टील है, थोड़ा गिरावट में लें तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो मिड कैप स्टॉक आप बात कर रहे हैं, तो मुझे KIOCL, आप ही के शो पे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, KIOCL बहुत अच्छा लगता है और इसको लिया जा सकता है मध्यम अवधि के लिए। जहाँ तक मेटल्स की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, तो थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं और ये करेक्शन अगर थोड़ा बहुत होता है तो मैं इसको बहुत हेल्दी बात मानूंगा और ये दोबारा से एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। तो अभी जो फ्रेश लेना चाह रहे हैं वो अभी फिलहाल थोड़ा सा रुकें, हो सकता है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़े से नीचे मिलें, मगर मेटल्स की तेजी मुझे लगता है अनिल जी की कम से कम भी 1 से 2 साल चलने वाली है। और जैसे हमने टाटा स्टील में भी देखा, तो जितनी भी दिग्गज बड़ी कंपनीज है, चाहे टाटा स्टील हो, JSW हो, JSPL हो, जिंदल हिसार हो, उन सभी अच्छी मेटल कंपनीज में वेदांता हो, हिंडाल्को हो, हिंडाल्को भी मैंने रिकमेंड किया था 600 के भाव के लिए जब वो 300 रुपए करीब चल रहा था। तो मुझे लगता है ये तेजी 1.5 से 1.5 साल 2 साल और चलेगी, क्योंकि ये ग्लोबल तेजी है और ये भारत में भी चलेगी और इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट करेगी। तो बिल्कुल भी जो इन्वेस्टेड हैं घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहें। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, लंबी तेजी है ये, 1-2 दिन की, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने की नहीं, कई सालों की तेजी। और ऐसे में मेटल शेयरों में छोटा खरीदना तो KIOCL और बाकी तो टाटा स्टील। देखिए कहां चाइना की मंदी और कहां टाटा स्टील नए हाई पर। देखिए ये है कमाल। आइए कमाल करने के लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी एक बार फिर से, और इस बार फिर से बिगुल है। कौन सा बिगुल है? बिगुल है उनके लिए टेक्नो फंडा पिक। बंसल जी, टेक्नो फंडा पिक में कौन सा बिगुल बजाना होता है? अनिल जी कोई भी, अनिल जी हम तो अनिल जी पंजाबी हैं, कोई भी बिगुल बजाएंगे अनिल जी, डांस एक वाला ही होता है, कॉल जबरदस्त वाला ही निकलेगा। तो बिगुल कोई भी, लेकिन साउंड अच्छा होना चाहिए अनिल जी बिगुल का। गजब की कंसिस्टेंसी है बंसल जी की, यही खास बात है। कभी भी कोई भी गाना लगाओ, डांस के एक्शन, डांस के मूवमेंट उनके सेम रहते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो बंसल जी के लिए जो अजय को पसंद हो वो वाला बिगुल। तो बंसल जी हमारे स्टूडियो से स्पेशल पिक वाला बिगुल आया है आपके लिए, बताएं सर। देखिए अनिल जी, बिगुल तो चाहे मेरे और कुणाल जी के लिए है, बट आप नाम सुमित जी का भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मूव सुमित जी भी टाइमली पकड़ते थे। स्टॉक है हमारा टेक्नो फंडा वाला स्टॉक है, भारत डायनेमिक्स। और अनिल जी खास बात क्या है कि कंपनी लीडर है मिसाइल सिस्टम में, और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफेंस के अंदर FDI 74% अलाउ कर दिया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और इसमें जो ट्रिगर है टेक्नो फंडा के अंदर, जो ट्रिगर है वो ये है कि कंपनी का एक एग्रीमेंट हुआ था एक यूके की कंपनी के साथ, थेल्स के साथ, और इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है। ये स्टार स्ट्रीक ए डिफेंस सिस्टम के लिए इनका एक एग्रीमेंट हुआ, और ये एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 2021 में। और उस एग्रीमेंट के बाद ये स्टॉक 450, 450, 455 तक भाग गया था। अब कूल ऑफ हो रहा है नीचे में 325, 330 एक बेस है।
जिस तरीके का बड़ा पैटर्न है, स्टॉक 500-600 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत जबरदस्त है, स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है और अनिल जी आज सवेरे ही आपने मार्गदर्शन किया कि भाई फोकस करें सरकारी कंपनियों पर। तो अनिल जी सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और जैसा राकेश जी ने बताया कि स्टॉक अस्त्र शस्त्र बनाती है। अनिल जी आपसे मेरा एक सवाल है, आप अस्त्र और शस्त्र के बीच में अंतर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 100%। तो देखो, शस्त्र वो है जो हाथ में रख के लड़ा जाता है, अस्त्र वो जिसे फेंका जा सकता है। 100% सही अनिल जी। तो इस कारण अनिल जी कंपनी शस्त्र नहीं बनाती है, केवल अस्त्र बनाती है अनिल जी। और बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, बिल्कुल जैसी इसकी मिसाइलें चलती हैं वैसे ही स्टॉक चलना चाहिए। इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। ये हमारा टेक्नो फंडा पिक है, तो थोड़ा सा यहां पर लंबे टारगेट्स दे रहे हैं। टारगेट हमारा पहला 400 रुपए का, 400 रुपीज का फर्स्ट टारगेट, 430 रुपीज का दूसरा टारगेट। तो 400-430 के टारगेट के लिए भारत डायनेमिक्स में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 345 रुपए पर, 345। तो कुणाल जी अगर ये मैंने बताया तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। आज भी अस्त्र शस्त्रों का मतलब पूरी तरह से प्रयोग करता हूं, बहुत काम आते हैं। अस्त्र भी काम आते हैं, शस्त्र भी काम आते हैं हर रोज की जिंदगी में। आप तो समझ गए, हर वो कौन सा गाना था ना अनिल कपूर का, मेरी जंग वाली पिक्चर में, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो रोज जंग लड़ते तो अस्त्र और शस्त्रों की जरूरत तो पड़ती है। बस फर्क इतना ही कि हम बोलने से ही काम चला लेते हैं, बाकी मार पीट करने वाली नौबत नहीं आती। जो सामने वाला जितना भारी उतना ज्यादा बोल लेते हैं, बस वैसा वाला हाल है। और वैसे भी आजकल तो नए जमाने के लोग तो ऐसे ही लड़ते हैं, मतलब हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उनका तो अपने जमाने में ऐसा होता है ना, आना मेरे मोहल्ले में मैं तुझे देख लूंगा। आज के जमाने में ऐसा होता है, देख मैं तेरी फेसबुक वॉल पे क्या क्या लिखता हूँ। वैसा हाल है। तो आजकल की लड़ाई भी वैसी होगी, सोशल मीडिया पे भी होने लगी है। चलिए आइए बढ़ते आगे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये है खरीदारी करने की ये खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये एक बेहतरीन स्टॉक। आइए हिमांशु जी के लिए बिल्कुल बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु सर। अनिल जी दो स्टॉक्स मेरे रडार पर आए हैं। पहला स्टॉक कैश सेगमेंट से है और स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 127 रुपए के आसपास करंट भाव है अनिल जी स्टॉक ने बहुत ही शानदार एक कंसोलिडेशन 124-122 रुपए के आसपास बनाया है। स्टॉक अपने हायर लेवल से करेक्ट होकर राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेजेस के पास मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से तमाम आज हमने देखा है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार की कंपनियां और जो भी कंटेनर्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनमें हमने एक अच्छी तेजी आते हुए नजर आई है। उसका फायदा जो स्पिलिंग इफेक्ट है मुझे लगता है कि अब वो छोटी कंपनीज में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस से अपसाइड मूव आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करके चले। 142 रुपए का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट पोजिशनल तौर से अगर 1 से 2 महीने का नजरिया रखा जाए तो 160 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर 124 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑल कार्गो यहां पर रखिए नजर, बढ़िया मूवमेंट यहां पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। लॉजिस्टिक स्पेस में भी एक्शन आ रहा है। तो एक एक करके थोड़ा कैश मार्केट में आज आपको रोटेशन होते दिख रहा है। दूसरी कॉल हिमांशु जी बताएं सर। जी दीपांशु, दूसरी कॉल F&O स्पेस से है और स्टॉक है पावर ग्रिड। ये दूसरा स्पेस है दीपांशु यहाँ पर, जहां पर हमने देखा कि पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट्स तमाम स्टॉक्स में आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि कोल इंडिया, REC, PFC, NTPC तमाम सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई है। पावर ग्रिड का सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। अच्छा लॉन्ग साइड OI बिल्डअप भी यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पावर ग्रिड में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स के लेवल्स हैं 223 रुपए के आसपास दीपांशु, तो 221 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 227-228 रुपए तक के टारगेट्स पावर ग्रिड में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है हिमांशु जी की तरफ से। तो स्टॉक सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त जबरदस्त मूड माहौल बनता दिख रहा है। 221 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, खरीदिए 227 और 228 के टारगेट के लिए। आइए बजने वाले हैं 2:30, बज ही चुके हैं, बजे हुए समझो, और क्या 1 आध मिनट का तो फर्क है, समय नहीं गंवाते। मेरी स्ट्रेटेजी बाद में, पहले सेठी साहब से करते हैं बातचीत, लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स। बिगुल के साथ स्वागत। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज क्या कॉम्बिनेशन है, कैश फ्यूचर या दोनों कैश वाले स्टॉक्स ही आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज जो स्टॉक्स है, 2 स्टॉक्स है खरीदारी करनी है, एक है कैश मार्केट का और एक है फ्यूचर्स का। एक कैश और एक फ्यूचर, तो पहले कौन सा बताएंगे सर? अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक। आप इसके स्टॉक का जिक्र करने के पहले, एक तो कल वाले स्टॉक्स भी जबरदस्त कर रहे हैं। कल मैंने एक टेक्नो इलेक्ट्रिक रेकमेंड करा था 308.10 के लेवल्स पे, 330 का टारगेट था। आज 345 के हाई टच करे स्टॉक ने, अभी भी 330 का भाव है। और दूसरा था जीएसएफसी जो कि 110 पे रेकमेंड करा था, आज अभी 116 के लेवल पे चल रहा है। तो बाजार में गिरावट के बावजूद कैश मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आज जो स्टॉक है अनिल जी कैश मार्केट का, वो एक सीमेंट कंपनी है, मिड साइज सीमेंट कंपनी है। कंपनी का स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 190 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है। सीमेंट के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल्स, फिर आपके ये पोर्टलैंड सीमेंट भी बनाती है। इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है करीबन 27 लाख टन की। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका सीमेंट काफी पॉपुलर है। फिर इनका एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप है, जिसके अंतर्गत ये बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं, जो कि रूफिंग में, फिर पार्टीशंस में वगैरह में, यूपीवीसी विंडोज, ये सब में काम आता है। इन्होंने हाल ही में एक चाइना की कंपनी के साथ भी टाई अप किया है। 2 इनके पास हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसके लिए इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ पीपीएस किए हुए हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे। 41 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 5 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 18%। इस बार जब हम देख रहे हैं, अभी जितने भी बड़े सीमेंट प्लेयर है, एसीसी, गुजरात अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, इन सब के नतीजे दमदार थे सीमेंट कंपनीज के। मेरा मानना है कि ये जो मिड साइज सीमेंट कंपनीज है, इनके भी नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। जब भी नतीजे आएंगे, डेट अभी तक आई नहीं है, कल शायद सागर सीमेंट जो कि साउथ पे ही ऑपरेट करती है, उसके नतीजे आएंगे। मैं सेक्टर पे बुलिश हूँ और इस स्टॉक में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स भी ऑन करते हैं, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड अराउंड 2.5% स्टेक ऑन करता है। और सबसे अच्छी बात, प्रोमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 210 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस रखता है। ओके, 180 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट, ये है आपके लिए एनसीएल नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड, पहले इसका नाम हुआ करता था एनसीएल इंडस्ट्रीज। इसमें खरीदारी करने की राय, एक बेहतरीन सीमेंट कंपनी, यहां पर आपको करना है फोकस। आपको याद होगा आज सुबह हमने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में बताया था सागर सीमेंट, जिसके आने वाले हैं कल नतीजे। और सागर सीमेंट आप ये भी साउथ की कंपनी है, तो नतीजे दमदार आएंगे, उससे आपको साउथ की कंपनियों के बारे में ट्रेंड पता चल ही जाएगा। एनसीएल इंडस्ट्रीज भी तगड़ी परफॉर्मेंस देने को है तैयार। बताएं सर, दूसरा स्टॉक जो कि आपका है एफएनओ वाला। अनिल जी, जो एफएनओ का स्टॉक है वो आज की थीम पे है। जैसे सुबह से अपने चैनल पे डिस्कशन हो रहा है कि पीएसयू और पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, तो वहीं से मैंने पिक किया है बीपीसीएल को, जो कि अभी बीपीसीएल के मे फ्यूचर्स 461 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है इसका जो प्राइवेटाइजेशन का जो सरकार का एक टारगेट है, वो बहुत जल्दी ही मटेरियलाइज होगा। आई थिंक इट विल बी डन सूनर देन लेटर। और जिस तरह के मुझे जो रिलायबली मालूम पड़ा है, काफी अच्छा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। दमदार कंपनी है और जो भी स्ट्रेटेजिक इसका स्टेक सेल होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, वो करंट प्राइस के तो बहुत ही अच्छे प्रीमियम के ऊपर होना चाहिए। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करने की सलाह है। 475 का शॉर्ट टर्म में टारगेट है, 450 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो 475 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। बीपीसीएल हम देख ही रहे हैं, ओएमसीज में तो जबरदस्त तेजी का माहौल बना ही हुआ है
और इसमें BPCL ऑफ कोर्स डाइवेस्टमेंट का भी ट्रिगर इस काउंटर में है, तो नजर रखिए। थोड़े दिन पहले खबर भी आई थी कि इनकी एसेट बिकवाली के लिए कुछ बिडर्स के साथ बातचीत है और ज्यादा डिटेल्स उनको डिस्क्लोज की जा रही हैं। 52,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन की भी बात की जा रही थी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए। तो नजर रखिए, ये हैं सेठी साहब के कुछ बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स आपके लिए। NCL इंडस्ट्रीज पर तो सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी ही है। NLC इंडिया बस एक वर्ड का मूवमेंट है, वहां पर भी आप नजर रखिए 12.5% का उछाल उस पर भी आते हुए दिख रहा है। तो कैश स्टॉक्स में बढ़िया तेजी। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय बाजार पर उनका क्या व्यू बन रहा है। सर, ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुस्ती वाला जरूर है। डाउ फ्यूचर्स में हमने रिकवरी आती हुई देखी थी, पर वापस फिसलकर 150 पॉइंट नीचे हैं। जब से यूरोप के बाजार खुले हैं तब से डाउ फ्यूचर्स पर वापस थोड़ा सा दबाव बनते हुए जरूर दिखा है सर। इसके अलावा नैस्डैक फ्यूचर्स कल की गिरावट के बाद आज भी 1-1.25% नीचे हैं। यूरोप में लगभग 2% की गिरावट है, तो खुलने के बाद ज्यादा नहीं गिरे यूरोप के बाजार, पर पिछले 1 घंटे से लगभग 2% की गिरावट दिखाई रहे हैं। हांगकांग 2% नीचे बंद हुआ, जापान 3% नीचे था। हालांकि चाइना के बाजार पॉजिटिव रहे, पर हमारे बाजारों में वापस 32,800 के ऊपर है बैंक निफ्टी। बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि 14,800 स्ट्रॉन्ग बेस नजर आ रहा है वायदा कारोबार के डेटा में। 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कल होने वाली एक्सपायरी का, उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। मजे की बात यह कि आज ही 14,800 के कॉल ऑप्शन पर भी 19 लाख शेयर जुड़े। तो सुबह सुबह जब नीचे खुला तो कॉल ऑप्शन काफी बेचे 14,800 के। तो आज का देखेंगे ओपन इंटरेस्ट तो दोनों में बराबर बना है, कॉल और पुट में 14,800 के लेवल पर। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 14,800 के पुट पर 46 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 28 लाख शेयर ही, यानी कि तेजी करने वाले थोड़े से अपर हैंड पर हैं। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप 14,800 के नीचे बंद नहीं होंगे, अभी तक डेटा के लिहाज से ये लग रहा है। दूसरा ये भी लग रहा है कि 14,900 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि 14,900 के कॉल्स पर 36 लाख शेयर हैं, या उसमें से 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ज्यादा संभावना यह है कि आप 14,825 से लेकर, या यूं कहूं 14,815 से 14,865 की रेंज में कहीं न कहीं आप बंद होने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ 14,815, 14,825 बंद होने के लिए सही जगह, और ऊपर की तरफ 14,865, 875 बंद होने के लिए अच्छी जगह। तो इस रेंज में कहीं न कहीं बंद होते हुए दिखेंगे। तो अभी तक के डेटा के लिहाज से ऐसा नहीं लग रहा है कि न 14,900 पार होगा और न ही 14,800 तोड़ेगा। तो अगर आखिरी 1 घंटे में जिस तरह के संकेत आ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी आए, 14,900, 14,925 की रेंज में पहुंचे, तो वहां पर आपको ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। देखिए, आज जो खरीदारी की राय दी थी उसका फाइनल टारगेट 14,890 का रखा था, वो हासिल हुआ। तो आज फिर से भी आपको क्लोजिंग में वहां पर मिले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर थोड़ी पोजीशन हल्की कर लें, क्योंकि अभी भी डाउ फ्यूचर्स नीचे है, ग्लोबल कमजोर है, तो एक दिन की रिस्क कम रखें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो ऊपर में पोजीशन हल्की करें और पहले नीचे 14,800 के आसपास आ जाए तो खरीदारी का मौका बनेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 32,500 नहीं तोड़ेगा, ये संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि 15 लाख शेयर वहां पर 32,500 के पुट पर हैं। बैंक निफ्टी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 33,000 के कॉल्स पर है, वो 16 लाख शेयरों का। तो बैंक निफ्टी की तो रेंज एकदम वेल डिफाइंड है, 32,500, 33,000। अब इसके बीच में जो सबसे ज्यादा डेटा बने वो 33,700, 800 के आसपास बने। तो ज्यादा संभावना ये है कि आप 33,800 के आसपास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए देख सकते हैं। 32,775, 33,800 इस रेंज में, या जहां अभी है आप उसके 50, 60, 70 पॉइंट नीचे एक्सपायरी होनी, माफ कीजिएगा, क्लोजिंग होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी लगभग इसी रेंज में 14,825, 14,875 की रेंज में आज क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अब से बचे हुए 1.5 घंटे में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा इसकी संभावना तो कम दिख रही है। 3 बजे तक देखते हैं, अगर किसी एक और ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो मैं उस वक्त बताऊंगा। 14,800 तोड़कर 3 बजे के पहले नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर 14,725 का रास्ता खुलेगा। 14,900 के ऊपर 3 बजे के पहले ट्रेड करना शुरू करें तो 14,950, 965 तक का रास्ता खुलेगा। संभावना वैसे बहुत कम है। और वही बैंक निफ्टी में भी न 32,500 के नीचे जाने की संभावना दिख रही, न 33,000 पार करने की संभावना दिख रही। तो डेटा ये बता रहे रेंज बाउंड रहेगा इंडेक्स, और ऐसे में आपके लिए बढ़िया ये स्टॉक्स पर करिए फोकस, पूरा फोकस स्टॉक्स पर करिए जहां भरपूर एक्शन है आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो स्टॉक्स पर ही फोकस बना हुआ है सर, और थोड़ी देर में आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च भी हम लेकर आएंगे।
उसी थीम के बारे में जिसके बारे में आप हमें अप्रैल से बता रहे हैं। पर आइए उससे पहले कुछ कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, थोड़े दिनों पहले रिजल्ट आया था टीवीएस मोटर का और काफ़ी अच्छा मूव था और स्टॉक ऑलमोस्ट मैंने उस वक्त भी बाय दिया था 540 से 650 गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो साइडवेज कंसोलिडेशन था वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है और आज एक टीवीएस मोटर में स्पर्ट जो आ रहा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस मूव है। तो टीवीएस मोटर खरीदने की राय होगी मौजूदा स्तरों पर और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर है, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, 620 रुपये 50 पैसे का स्टॉप ऑटोज में मोमेंटम शुरू हुआ है। मदरसन सुमी चला, टाटा मोटर चला, अब टीवीएस मोटर को चलना चाहिए। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। विश्वेश जी, टारगेट के वक्त आपका ऑडियो चला गया और जब आपका ऑडियो जाता है ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये टेक्निकली खराबी है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उस वजह से ऑडियो चला गया। ये विश्वेश जी खुद आराम के मूड में चले गए। बहुत मुश्किल से पता लगता है। फिर थोड़ी देर हम देखते हैं, अच्छा विश्वेश जी ने वापस बोलना शुरू किया, इसका मतलब टेक्निकल ग्लिच थी, विश्वेश जी आराम नहीं कर रहे। बताइए विश्वेश जी, आपका टारगेट मिस हो गया हमसे। अनिल जी, 660 का टारगेट है और महज 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 660 टारगेट के लिए टीवीएस मोटर को खरीदना चाहिए। ओके, तो टीवीएस मोटर्स ये है आपके लिए रफ्तार भरने को तैयार। विश्वेश जी की पसंद 620 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए 660 तक के टारगेट के लिए। आइए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हम आपके सामने लगातार एक ही बात कर रहे हैं और वो बात ये थी, और शायद अप्रैल की शुरुआत में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बात पर भरोसा भी रहा होगा कि वाकई में क्या अगले 1.5-2 महीने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए इतने बढ़िया हो सकते हैं। हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि अब कुछ नहीं पता या इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, बार बार लगातार एक ही बात को कहना है। इसके लिए आप में एक वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए और अब वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आपको डेटा में आता हुआ दिख रहा है। किस तरह का साल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर और स्पेशली पिछले 5 हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए तैयार है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, बताइए इन 5 हफ्तों में छोटे शेयरों ने क्या बड़ा कमाल किया है? अनिल जी, बड़ा कमाल किया है छोटे शेयरों ने। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 40 दिन यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% का उछाल देखने को मिला है। और देखिए ये हर बार नहीं होता, क्योंकि आप देखिए केवल ऐसा 12 सालों में पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा रनअप देखने को मिला है। और FY9 में यानी 2009 के दौरान जो है निफ्टी ने करीब निफ्टी स्मॉल कैप ने 25% का रिटर्न दिया था। इसके अलावा हर वर्ष अगर आप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही देखा गया, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो मेटल्स, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि स्पेस में आपको बने रहना चाहिए, शुगर सेक्टर्स, ई बिजनेस पर सबसे पहले हाईलाइट हुआ था और फार्मा स्टॉक्स, इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिले। एक एक करके मैं आपको स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूँ और आप देखिए कि 1 अप्रैल से लेके 10 मई तक यानी केवल 40 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो अल्काइल अमाइंस यहाँ पर 58% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बलरामपुर चीनी, ये स्टॉक काफी बार इस चैनल पर रिकमेंड हुआ, 56% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। स्पार्क देखिए 53% की तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर 51% का मूव देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर से याद आता है कि स्टॉक 40 रुपए पर हमने मालामाल वीकली पर बताया था, वहां से देखिए कितने शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। HEG देखिए 44% की तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखें तो अनिल जी, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर नहीं, अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली। और इनफैक्ट हमारी रिसर्च टीम ने जो है पिछले 13 साल का डेटा जो है एनालाइज किया है, स्टडी किया है, बारीकी से देखा है कि पिछले 13 सालों में ट्रेंड कैसा देखने को मिलता है। तो इन 13 सालों में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब 20% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले। 2020 में अगर आप देखें तो करीब 33% की गिरावट देखने को मिली थी। इस बार इसी ईयर में अगर आप देखें YTD तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है। 2017 में 32% की तेजी देखने को मिली थी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर ही सामने आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 205% का YTD रिटर्न इसने दिया है। ग्रेफाइट इंडिया 153%। हैप्पीएस्ट माइंड, ये स्टॉक अगर आप देखें तो 150% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले।
इसके अलावा अल्काइल अमाइंस, बलरामपुर चीनी, ये रेपिटेटिव नाम हो रहे हैं, लेकिन एचईजी में अगर आप देखें तो 140% की तेजी देखने को मिली। यानी वाईटीडी और फाइनेंशियल ईयर दोनों के लिहाज से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स ने पूरे बाजार को आउट परफॉर्म किया है। आपके लिए बड़ी थीम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की यही चले हैं, यही चलेंगे और यही वक्त है आपके लिए इन शेयरों में दिन दिन में, हफ्तों में, महीने 2 महीनों में बड़ा पैसा बनाने का। जिन लोगों ने सही वक्त पर लेकर आराम से इंतजार किया, सारे बड़े बड़े टारगेट, वो कहते हैं ना कि ये 12 साल के जो आप डेटा दे रहे हैं कि 12 सालों में ऐसी तेजी नहीं देखने को मिली। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार बढ़ता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का ऐसा एक्शन रोज रोज आता नहीं। इसमें एक ट्रेंड जी सर, यही बात जो आपने कही कि 10-12 साल में जो साइकिल वापस आता है ना, इसमें एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो है अरमान ने निकाल कर दिया था इस रिसर्च में सर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप स्टॉक्स भी देखें, इंडेक्स लेवल पर तो हम देख ही रहे हैं, बट अगर आप स्टॉक लेवल पर भी देखें तो लगभग सिमिलर नाम है जो आपने 10-12 साल पहले परफॉर्म करते हुए देखे थे और अब वापस आ रहे हैं। जो इस साल की बात करिए वाईटीडी रिटर्न्स में, तो देखिए नाम जो सबसे आगे हैं एचईजी, ग्रेफाइट इंडिया, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप 4 साल पहले भी देखें, जब हमने सेम रैली आती हुई दिखी थी, तो उसमें भी एचईजी, रेन इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्रीज ऐसे नाम आ रहे हैं। तो सिमिलर स्टॉक्स भी आ रहे हैं वापस एक्शन में, ये एक बड़ा पॉइंट भी आता है निकल के सर। और दीप जो 2-3 बड़ी थीम निकली इसमें, मेटल, फार्मा और साथ ही साथ शुगर। फॉर्चुनेटली हमने जी बिजनेस पर ये तीनों ही थीम को बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से पकड़ा। और जब आपने पिछले हफ्ते के डेटा बताया कि 2 हफ्ते से 14 रिकमेंडेशन जारी, तो मैं खुद एकदम से चौंक गया, अरे इतने सब एक साथ कहां से रिकमेंड हो गए। क्योंकि उस समय आपको पता नहीं चलता, जब आइडियाज आते हैं, एक्शन आता है और लोगों का इंटरेस्ट आता है, तो नेचुरली स्टॉक्स में मूव होता है। तो हम भी बताते हैं कि चलिए रिकमेंड किया जाए ताकि लोग पैसा बना सकें। लेकिन इतनी रिकमेंडेशन एक साथ कम आती है, बहुत कम आती है। पूरे हफ्ते भर में मुश्किल से 1 या 2 रिकमेंडेशन निकल कर आती है, जहां हफ्ते में 15-15, 14-14 रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। शोज में आप देख सकते हैं, एक शो में इतनी रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है, उसमें आपका पैसा बना है। तो बड़ी थीम्स मिस ना करें, ये बहुत जरूरी है और यही हमने करने की कोशिश अप्रैल और मई में की है। और अब भी मैं कहूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी अब भी आगे बाकी है, खत्म नहीं हुई है। चिंता न करें, हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें, अभी भी आपको बने रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपके लिए। और एक और स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, जो मालामाल वीकली में हमने स्टॉक रिकमेंड किया था, तब हमने कहा भी था कि ये मल्टी बैगर है, आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, लेकिन जब चलेगा। कौन कह सकता था कि 30-35 रुपए पर ऐसे पड़े रहने वाला भेल, जो पूरे महीने में 3 रुपए नहीं हिलता हो, वो 3 दिन में 30 रुपए हिल जाएगा, 4 दिन में 30 रुपए हिल जाएगा। तो ये वक्त है जो आपका इम्तिहान लेता है। लेकिन अगर आप सच्चे इन्वेस्टर की तरह होल्ड करेंगे तो फिर एक्शन कुछ और। चोपड़ा साहब से इस पर एक राय लेना चाहता हूं। चोपड़ा साहब, कैसे देखते हैं आप मिड कैप शेयरों की तेजी को और क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा अनिल जी, आपकी परमिशन से। जी प्लीज 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 बताएं सर। अरे मोस्ट वेलकम। मैं जब से हाथ खड़ा करके बैठा था, वो इतना 18-20 रुपए चल भी गया। ये स्टॉक है वॉकहार्ट। ये भी मिड कैप फार्मा में बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी 620 चल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी 650, 660 का भी लेवल, यहाँ से 30-40 रुपए की अच्छी तेजी मुझे यहाँ से दिखाई देती है स्टॉक में। और हम सब जानते हैं वॉकहार्ट में जब चाल आती है तो बहुत अच्छी चाल होती है, तो वॉकहार्ट में रिकमेंड करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो आपने मिड कैप की बात करी और शुगर की बात करी, मेटल्स की बात करी, फार्मा की बात करी, मैं बिल्कुल 100% आपसे इस बात का तारुफ रखता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल्स पे मुझे लगता है जितने भी आपके पैनल में लोग बैठे हैं, सबने बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स पकड़े और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। जो आपने बोला है कि अभी भी मिड कैप में तेज़ी लगती है, मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 साल तक मिड कैप में अभी तेज़ी बनी रहेगी। जो मैं टाटा स्टील के लिए कह रहा था, लार्ज कैप में खासकर जो मेटल्स साइड पे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अनिल जी कि आने वाले समय में हम लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखेंगे और हो सकता है कि हम हाइपर इन्फ्लेशन भी देखें। जो मेटल्स में हुआ है, जो कॉपर में, जिंक में, जो भी इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं जो हुआ है, मुझे लगता है कि एग्री और एग्री कमोडिटीज़ में भी दिखना शुरू हो चुका है। अगर आप एडिबल ऑयल को देखें या ऑयल सीड्स की बात देखें, तो मुझे लगता है कि इन सब में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो एग्री कमोडिटीज़ भी एक इलाका है जहाँ पर मैं आज कुछ रिकमेंडेशंस करना चाहूँगा कि एग्री कमोडिटी स्पेस में जो सीड कंपनीज़ हैं वो
इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले 1 से 1.5 साल तक। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। और जो हमने शुगर में देखा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमने सीड और ऑयल सीड कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आने वाले हैं और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। अगर आप रिटेल खुदरा भाव की बात करें तो जहां पर जो सरसों का तेल 90 रुपए 100 रुपए चला करता था, आज 150 160 है। और इसी तरीके से एडिबल ऑयल्स में बहुत तेजी देखने को मिली है, ग्रेन्स में तेजी देखने को मिली है। तो जहां पर भी ग्रोथ आती है, ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है और आप खुद अर्थशास्त्री हैं अपने आप में। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे और जो भी निवेशक हैं वो कमोडिटीज़ के आसपास रहें या कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में रहें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो मिड कैप में खास करके कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला आने वाले 1 से 1.5 साल में साहब। बहुत ही बढ़िया। एक और नई थीम आपने बताई है कि एग्री से जुड़ी हुई थीम, अब वहां पर आपको फोकस करना चाहिए, वहां भी बड़ा एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और एक बेहतरीन स्टॉक का वोखाड़ के तौर पर सर की तरफ से आपके लिए राय। आइए अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए BTST का। बताइए हिमांशु जी। स्टॉक है ONGC और अनिल जी स्टॉक बेसिकली बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाकर निकल रहा है जो कि कुणाल जी का और राकेश जी का फेवरेट है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद अनिल जी पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 113-114 रुपए के आसपास का जो एक हर्डल था वो स्टॉक ने आज बहुत क्लियरली डिसाइसिवली निकाला है। और जिस हिसाब से तमाम ऑयल एंड गैस सेक्टर भी एक वापस बज में आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है ONGC में यहाँ से तेजी बनते हुए नजर आएगी अब, क्योंकि इसने अपना जो हर्डल था 114-115 रुपए का उसको क्लियरली पार किया है। मुझे लगता है ONGC में यहाँ पे खरीदारी करके चले 122 और 126 रुपए के 2 टारगेट्स यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 114 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अनिल जी ये लेवल स्पॉट के लेवल्स हैं, स्पॉट लेवल है। ONGC में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बिगुल है अब कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का, कल का काम आज ही। बताएं सर। देखिए अनिल जी, हमारा भी स्टॉक जो है ONGC है, एक बड़े बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और खास बात क्या है कि गिरते बाजार में ब्रेकआउट है। बाकी अभी हिमांशु जी ने बताया ही है कि पसंदीदा पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। तो अनिल जी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर हिमांशु जी इस पैटर्न के साथ प्यार करते हैं, शादी करते हैं तो बिल्कुल फ्री हैंड है उनको। बट ONGC को मिस नहीं करना चाहिए, ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, ब्रेकआउट आ रहा है। सरकारी कंपनियों पर ही आज हम लोग फोकस कर रहे हैं और ONGC देखिए लेट मूवर है अनिल जी, लेकिन चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, सब कुछ कहा जा चुका है। 115 के स्टॉप लॉस से बाय करें। यहां पर जो टारगेट है वो 124 रुपए का, 124 का पहला टारगेट, 128 रुपए का दूसरा टारगेट। ONGC खरीद करके चलें, 115 पर रख लें स्टॉप लॉस। ओके ये है आपके लिए ONGC पर राय इस वक्त आती हुई। हाँ, हिमांशु जी की तरफ से भी, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी कल की पिक के तौर पर तो ये स्टॉक भी बड़े एक्शन के लिए तैयार होता दिख रहा है। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, PSU, ये है आज की थीम जो लगातार, और आपको याद होगा 1 जनवरी को हमने यही थीम आपके सामने रखी है। इस साल सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, सीमेंट, मेटल, ये वो सेक्टर्स है, फार्मा, जहां पर आपको भरपूर एक्शन मिलेगा। और वो सारे के सारे, हाँ शुगर उस वक्त रडार पर नहीं आता है, शुगर पिछले महीने अप्रैल में रडार पर आया और शुगर में अब भी बड़ी तेजी बनती दिख रही है। इसी तेजी में एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। जबरदस्त एक्शन में। चोपड़ा साहब प्राज इंडस्ट्रीज पर अपनी राय दें, भाग तो काफी चुका है, अब क्या करें? जिस तरह का तेजी प्राज में हुआ है और वन साइडेड तेजी हमने देखी, लगभग आप समझ लीजिए कि पिछले जो 100 रुपए चला है तो बहुत ही तेज मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज से भी
थोड़ा सा ऊपर चल रहा है और कभी भी रिट्रेसमेंट आ सकता है। ऐसा नहीं है प्राज में कोई समस्या है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो ये काम करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे क्रूड में अगर क्रूड महंगा होता जाएगा तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और प्राज को फायदा पहुंचेगा। मगर मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिनके पास है एटलीस्ट आधा आप बुक कर लें, और इसका फर्दर जो टारगेट है वो 360-370 का है, मगर आधा यहाँ बुक करना बनता है अनिल जी। और जब भी हम इस तरीके की स्कॉर्चिंग पेस पे देखते हैं कि चीज़ें स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो चर्न करें। अगर आप अलाउ करें तो एक और स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा। हेलो जी सर, बताएं चोपड़ा साहब, कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। अगर आप इस कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 213 रुपए का बुक वैल्यू है, और अभी जहां ट्रेड कर रहा है वहां से भी बहुत, बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे है। इसमें खास बात यह है कि जो कंपनी ने EPS अभी पोस्ट किया है, एनुअलाइज्ड EPS करीब 41 का है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है, EPS बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है REC खरीद सकते हैं। इसका 200 रुपये का टारगेट में रिकमेंड करना चाहूँगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना पोर्टफोलियो ढंग से चर्न करते जाएं। प्रॉफिट बुकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रॉफिट बुक करें, और फंडामेंटली दूसरी अच्छी कंपनीज में जो अभी अंडर वैल्यूड हैं वहाँ पर अपना फंड डाइवर्ट करें। तो बिल्कुल प्राज अच्छा चला है, उसको थोड़ा बुक करके REC में शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, तो REC यहां पर नजर रखें, और 200 के टारगेट्स के लिए REC पर आपको रखनी है नजर। ये है चोपड़ा साहब की तरफ से राय। चलिए, पावर स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप परेशानी का भी समय देख रहे हैं। काफी सारे अपडेट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में कंपनीज की तरफ से, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर कामकाज का असर पड़ा हुआ है। उससे पहले वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी पिक के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर आया है NTPC, जिसमें मुझे दिखता है कि 1 से 2 दिनों में अच्छी मूव आनी चाहिए। 112 रुपए 20-25 पैसा का भाव करंट ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर बाय करें। 109 अगर ब्रेक होता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 109 के नीचे का, और 118 से 120 मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। 118-120 के टारगेट्स के लिए NTPC पर करके चले खरीदारी। जबरदस्त मूवमेंट इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। आज सुबह शर्मा साहब भी यहां पर 110 रुपए की कॉल पर खरीदारी की राय देकर गए थे, वहां से भी ऑलरेडी अच्छी तेजी आ गई है। पर जैसा मैं कह रहा था, काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर, या कंपनीज हैं जहां पर आप परेशानी बनते हुए देख रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में पाबंदियां या लॉकडाउन लगाए गए हैं। एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। कुशल, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले ऑटो कंपनियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। जिस तरह से एक्सचेंज पर इन्होंने नोटिफाई किया है, खासकर हीरो मोटोकॉर्प पहले 4 मई तक था, फिर 10 मई तक हुआ, फिर 16 मई तक इन्होंने जो है अपने प्लांट के शटडाउन जो है उसको बढ़ा दिया है, जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आती हुई दिखी है। साथ ही अगर आप देखें तो जो मारुति है उन्होंने भी अपना शटडाउन 1 हफ्ते बढ़ाकर 16 मई तक किया है। और मुंजाल शोवा एक और कंपनी जिनके गुरुग्राम, मानेसर और हरिद्वार, ये 3 प्लांट्स हैं जो 16 मई तक इन्होंने यहां पर भी कामकाज बंद किया है। दक्षिण भारत पर प्रतिबंध जिस तरह से लगते हुए नजर आए हैं, खासकर जो तमिलनाडु में कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया है उसकी वजह से, और स्टॉक्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स इंपैक्ट होते हुए दिखे हैं, जिसमें TTK प्रेस्टीज और जो कर्नाटक में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, और साथ ही जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये 3 कंपनियां भी, इनके भी कामकाज पर असर हुआ है। और 24 मई तक जो है इनके ऑपरेशंस पर भी असर आता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में टाटा मेटालिक्स 50% क्षमता पर कामकाज करेंगे। साथ ही जूट मिलें जो हैं वहां पर, खासकर शेवियट इन फोकस, यहां पर भी 30% कैपेसिटी पर कामकाज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कंपनियां इंपैक्ट होती हुई नजर आई हैं। टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियों ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं, जिसमें भारत में महिंद्रा हॉलीडेज का जो कामकाज है वो 2 हफ्ते से ठप पड़ा है। साथ ही डेल्टा कॉर्प जो है, गोवा सरकार के आदेश पर 24 मई तक जो है किसानों
खजानों में कसिनो में जो कामकाज है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो इम्पैक्ट है काफ़ी सारे सेक्टर्स पर आता हुआ दिखा है और अब देखना होगा कि क्या आगे ये जो कंपनियां ने जो अभी ऑपरेशंस पर जिनके इम्पैक्ट आया है वो फर्दर अपने शटडाउन्स एक्सटेंड करती हैं या नहीं। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर। ऑलरेडी कामकाज थोड़ा ठप है और आने वाले 2 हफ्ते थोड़े कठिन होने वाले हैं इन कुछ कंपनियों के लिए, पर देखते हैं कि अब बाजार किस लेवल पर इसको डिस्काउंट करते हुए दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त एक्शन में बना हुआ है, आइए उस पर बात करते हैं। यूपीएल, इसके आने वाले हैं नतीजे और नतीजों से पहले आई है दमदार रैली। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, बताएं क्या नतीजे भी इतने मजबूत रहने वाले हैं जिस तरह से स्टॉक में हमने मूवमेंट देखा है? बिल्कुल दीपांशु, दमदार नतीजे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस बार कंपनी का जो मुनाफा है इसमें आपको 44% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीब 1130 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा रहने का अनुमान है। ना कि सिर्फ मुनाफा, आप कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया तिमाही मानी जाएगी। करीब 9 से 10% के आसपास की जो सेल्स ग्रोथ है वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। भारतीय बाजार में तो देखिए छोटे बेस का बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल प्रेजेंस काफी ज्यादा है कंपनी का और खासतौर पर अगर आप देखें तो लैटिन अमेरिका, ये कारोबार कंपनी के लिए अहम हो जाता है और वहां पर भी देखिए बाजार यही मान रहा है कि जो प्रदर्शन है वो अच्छा देखने को मिलेगा और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और एडिस्टा का जो अधिग्रहण हुआ है उसके चलते भी देखिए एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। मार्जिन 19.5% से बढ़कर करीब 21% के आसपास रहेंगे। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप कंपनी का एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा देखें, क्योंकि पिछले साल करीब थोड़ा सा इनको फॉरेक्स लॉस हुआ था, तो एडजस्टेड तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो कामकाजी मुनाफे में 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। टॉप लाइन में जैसा कि मैंने आपको बताया 10% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अहम ये रहेगा कि कंपनी जो है डीलेवरेजिंग के ऊपर क्या कमेंट्री देती है, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा रहता है। वैसे अगर आप देखें तो ग्लोबल जो एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं वहां पर जो कमेंट्री आई है पूरे साल भर के लिए वो काफी बढ़िया मॉनसून को देखते हुए, और रैलिस इंडिया के भी नतीजे हमने देखे थे, वहां पर भी टॉप लाइन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यूपीएल हो सकता है कि दमदार नतीजे देखने को मिले। बिल्कुल, तो यूपीएल दमदार नतीजे आ सकते हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर। और मोमेंटम भी बढ़िया रहा है। सचिन जी 1-2 दिनों से इसके बारे में बात भी कर रहे थे। आई थिंक आज सुबह भी यूपीएल पर हमने चर्चा करी है और जिस तरह से स्टॉक पर भी अच्छी तेजी आई है, लग रहा है कि नतीजे भी वैसे ही दमदार रह सकते हैं यूपीएल के। विश्वेश जी, यूपीएल पर कोई राय? जहां तक चार्ट्स का सवाल है, ये मोमेंटम 700 के पार ले जा सकता है काउंटर को? देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि ये स्टॉक बहुत ही जोर से 600 to 700 की ओर मूव कर रहा है और 700 हैपन टू बी द वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस। वहाँ पे ऑलमोस्ट 16 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और वो मई 2019 का हाई भी है। तो अगर 700 निकलता है और जिस हिसाब से आशीष कह रहा था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, उस सूरत में हम बहुत बड़ा मूव दिखेंगे। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से खरीदारी भी करते हो तो स्टॉप लॉस 670 का रखना चाहिए और अगर 700 ब्रीच करता है तो और पोजीशन ऐड करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट्स गुड टू बी हैविंग ऑन द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो फॉर नाउ। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल। नजर रखिए इस काउंटर पर। बंसल जी और राकेश जी, बंसल जी और कुणाल जी ने भी आज सुबह इस पर चार्ट कॉर्नर की कॉल दी थी 705 और 715 के टारगेट्स के लिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक बाजार का फेवरेट हाइकल, इस पर नजर डालिए। अच्छी तेजी दिखा चुका है। पिछले कुछ छोटे ही समय में स्टॉक हमने डबल होते हुए देखा है। जिस तरह से हम स्मॉल कैप्स की तेजी की बात कर रहे थे, ये एक और काउंटर है जहां पर बढ़िया तेजी आई है। आइए मानसी से जानते हैं कि हाइकल में क्या चल रहा है। मानसी, बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए शानदार नतीजे, साथ ही कंपनी के डील्स और प्लान्स और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री है, जिसके चलते एकाएक स्टॉक में शानदार बढ़त के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब 105% तक की तेजी स्टॉक ने देखी है। कंपनी के प्लान्स की अगर बात करें, हाइकिल ने विदेशी फार्मा कंपनी के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अग्रीमेंट के तहत 10 साल के लिए एपीआई के सप्लाई और साथ ही डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। डेवलपमेंट इसी साल शुरू हो जाएगा, लेकिन सप्लाई, कमर्शियल सप्लाई जो है FY 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुजरात में प्लांट सेटअप होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कामकाज शुरू हुआ है। वहीं फार्मा, क्रॉप प्रोटेक्शन और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में कंपनी की अच्छी पकड़ तो है ही। साथ ही नतीजों की अगर बात करें, हाल ही में कंपनी के नंबर्स आए, दमदार नतीजे देखने को मिले। कंपनी की आय में करीब 40% की बढ़त, वहीं मुनाफा क्या कहना 112% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल चुकी है। साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रांग रही। मैनेजमेंट को कंपनी के कारोबार को लेकर काफी भरोसा है,
मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन का सहारा है, कैपेक्स पर फोकस है, वॉल्यूम ग्रोथ, प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के चलते नतीजे काफी हद तक सुधरते हुए हमने देखे। दिग्गज ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ जो 10 साल के करार की हमने बात की, उसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि नंबर्स पर देखने को मिला। कंपनी ने साथ ही 2 DMF यानी कि ड्रग मास्टर फाइल्स फेविपिराविर और साथ ही सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट एनहाइड्रस यहां पर साइन किए हैं। आने वाले दिनों में भी 3 से 4 DMF साइन करने की उम्मीद यहां पर कंपनी लगाकर चल रही है। डायबिटीज साथ ही CNS सेगमेंट पर भी मौके हैं। अगले 5 साल में एनिमल हेल्थ केयर वर्टिकल में 400 से 500 करोड़ की आय होने की संभावना कंपनी लेकर चल रही है। 7 से 8 नए प्रोडक्ट्स भी पाइपलाइन में लॉन्च करने की फोकस है कंपनी के। FY22 तक 15 से 20% आय का अनुमान है। वहीं 350 करोड़ का केपिक्स फर्स्ट ईयर FY22 तक पूरा करने की उम्मीद है। तो क्लियरली केपिक्स प्लान्स हैं, डील है पाइपलाइन में और साथ ही अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते दमदार तेजी हमने देखी। आने वाले दिनों में भी दमदार तेजी की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए हाइकल और हमारे एक्सपर्ट्स ने कई बार इस स्टॉक पर आपके लिए रिकमेंडेशन भी करी है। जैन साहब भी इसके बारे में बात करके गए हैं और मोमेंटम भी इस पर शानदार रहा है। तो स्मॉल कैप स्पेस से एक और बढ़िया काउंटर जहां पर अच्छी तेजी आ चुकी है। सुपर सेट का भी ये पार्ट था कुछ दिनों पहले, जहां पर आपको रखनी है नजर। हाइकल अच्छी तेजी के साथ ये काउंटर भी मूव करते हुए दिख रहा है। चलिए हाइकल पर रखेंगे नजर और बाकी जो स्टॉक्स हैं जो फोकस लिस्ट में हैं एक बार वहां पर भी बात कर लेते हैं। JSPL, इस पर अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं तो वहां पर नजर रखेंगे, पर उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं। 3:05 का समय है, आइए चलते हैं उनके पास और स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ मार्केट में जो हिसाब से एक मूव आ रहा है वो लेवल पर हमें एक लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी इनिशिएट करनी चाहिए। अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल में दीप मैं 2 स्ट्राइक चूज करूंगा और ये मैं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी में करना ये है कि हमें 33,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है जो करीब अभी 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 33,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदे जो करीब अभी 155 पे चल रहा है। और नीचे में हमें ये करना है कि 32,800 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है जो करीब अभी 167 पर ट्रेड कर रहा है। तो 155 167 ये दो कॉल और पुट ऑप्शन लेने हैं जिसका टोटल हो जाएगा आपका 322 का 322 का टोटल हो रहा है। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है। 32,900 के आसपास स्पॉट चल रहा है बैंक निफ्टी का। सो 33,000 का कॉल लिया है, 32,800 का पुट लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है दीप के कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में नहीं तो 600 पॉइंट का मूव ये करंट लेवल से आना चाहिए। और कल एक्सपायरी भी है, सो कल की एक्सपायरी का ये स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लग रहा है 600 पॉइंट्स का मूव आना चाहिए। इधर वी आर सीइंग बैंक निफ्टी गोइंग टुवर्ड्स 33,500 और नीचे में हमें लगभग ये लेवल से 600 पॉइंट की गिरावट भी शायद देखने मिले, पर कौन से साइड आएगा वो देखने को रहा है। इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट करने की सलाह दे रहा हूं मैं। 322 पर ये स्ट्रैटेजी हमने इनिशिएट की है। इसका फर्स्ट टारगेट जो दीपांशु बनेगा वो 550 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 680 का है। 550 680 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। 322 पे हमने इनिशिएट किया है। इनका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 155 का। या तो 32,300 या 33,300 दोनों में से एक कल जरूर दिखना चाहिए एक्सपायरी के दिन, करेक्ट। अगर 33,000 के पार निकल कर टिक गए तो 33,250 33,300 पिछले 2 दिनों में जो हमने हाई बनाए वहां तक तो जाएगा ही। हो सकता है 33,450 33,500 भी हो जाए। और अगर यहां पर 32,550 32,500 तोड़ा तो 32,200 32,300 की रेंज तक जाएगा, करेक्ट। परफेक्ट एनर्जी यही मेरा ध्यान है। ये लेवल से लगभग 32,900 के लेवल से लगभग हमें 600 पॉइंट थोड़ा मैंने अग्रेसिवली बता दिया है, बट एक्सपायरी एनर्जी इसीलिए मेरे वो टारगेट्स थोड़े अग्रेसिव आ रहे हैं। अगर ये एक्सपायरी नहीं होता देन डेफिनेटली आपने जो लेवल्स बताया 33,300 400 वो लेवल्स हमें शायद देखने मिल सकते थे। बट एक अच्छा मूव हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी देखने मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं सहमत हूं आपसे। एक्चुअली मैं सोच भी रहा था कि इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि कल एक बड़ा मूव आने की संभावना है। देखिए बड़ा मूव कैसे आएगा मैं आपको समझा। जो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं उसको डेटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे आपको कोरिलेट करना है। देखिए अभी डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे दिख रहे हैं करीबन 250 पॉइंट। जरा एक बार डाउ फ्यूचर्स सामने लेकर आइए, इससे आइडिया लगेगा कितना नीचे चल रहे हैं। अमेरिका के वायदा कारोबार में ऊपर दिख रहा है 133 पॉइंट। अब देखिए 2 चीज हो सकती है, या तो अमेरिका के फ्यूचर बहुत खराब होकर 250-300 पॉइंट 400 पॉइंट डाउ नीचे बंद हो जाए,
तो आपके लिए नीचे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन उसकी संभावना कम दिखती है। ज्यादा संभावना है कि डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर वापस से तेजी के मूड में अगर आ जाए, और अगर 150-200 पॉइंट ऊपर बंद हो गए तो कल आप सीधा 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को पार खुलकर 33,300 को भी पार निकलते हुए देखेंगे। किसी भी एक तरफ बड़ा मूव चाहिए जब आप पुट और कॉल खरीद कर जा रहे हैं, वो भी कल ही की एक्सपायरी वाला, और उसकी संभावना पूरी दिख रही। तो मैं वो सोच भी रहा था कि जय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब तक आपने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी दी। हाँ, ये जरूर है कि आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी दोनों ही जब पुट और कॉल खरीदते हैं, लेकिन एक बड़े मूव के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और जब मूव का आपको डायरेक्शन मिल जाए सुबह सुबह, तो एक तरफ का ऑप्शन आप खत्म कर लें, दूसरे तरफ के ऑप्शन को पकड़ के रखें। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जय ने आपको दी है बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी, जिस पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करना है नतीजों पर, और नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, कौन जय कुछ कहना चाहते हैं? जय, विश्वेश, माफ कीजिएगा, विश्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, ये जो स्ट्रैटेजी है जय ने शेयर की है, इसकी डाउनसाइड में बताना चाहता हूँ। तो क्या है कि थोड़ा सा समझ आए, ये जो 32,800 का पुट है उसका एक दिन का थीटा 100 रुपये है, ठीक है। तो 160 रुपये में 100 रुपये, तो उसकी वैल्यू ऐसे ही गल जानी है। और 33,000 का जो कॉल है उसका भी जो थीटा है वो 100 रुपये है। तो कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैंगल का 200 रुपये तो थीटा ही है, तो उसमें से 100 रुपये तो करंटली चला ही जाएगा। तो अपेरेंटली एक चीज़ समझनी होती है, जब आप एक दिन पहले स्ट्रैंगल बाय करते हो तो अगर बड़ा मूव नहीं आया तो आपको वेट नहीं करना है, फर्स्ट आधे घंटे में ही आपको क्विकली एग्जिट करना पड़ेगा अगर मूव नहीं आया तो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत फास्ट इरोज हो जाएगी। तो स्ट्रैंगल जनरली आपको तब बाय करनी चाहिए जब बड़ा मूव एक्सपेक्टेड हो, टाइम आपके साथ में हो। यहाँ पे एक्सपायरी अगले दिन है और मेरे हिसाब से टाइम जो है वो आपके अगेंस्ट है। ऑन द कॉन्ट्रारी अनिल जी, जिस हिसाब से डेटा है, ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है 32,500 33,000 के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए। सो इट इज गोना बी अ वेरी ट्रिकी वन। तो स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन अगर क्विक मूव नहीं आया तो जल्दी एग्जिट करने की रिकमेंडेशन होगी। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर विश्वेश जी की तरफ से भी। बात तो सही है, जो भी तरफ का ऑप्शन आपको फायदेमंद दिखे उसे होल्ड करें, दूसरे से तुरंत प्रभाव से निकल जाएं, ये ज्यादा ठीक आपके लिए रहेगा। आइए जेएसपीएल, इसके आने वाले हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के अनुमान के साथ हमारे साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, बम्पर रिजल्ट? अनिल जी, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टील सेक्टर की कंपनी है तो स्वाभाविक है, टाटा स्टील में हमने देखा था शानदार नतीजे थे, और पिछले साल देखिए जेएसपीएल का मुनाफा था केवल 400 करोड़। इस बार करीब 2,968 करोड़ का जो है कंपनी मुनाफा दर्ज करने वाली है। लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा फायदा आपको कंपनी के मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा। 25% से बढ़कर करीब 44% के आसपास जो है एबिटा मार्जिन्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। कामकाजी मुनाफा देखिए यहाँ पर 130% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले बढ़िया देखने को मिली है, तो 30% का इजाफा देखने को मिलेगा। तिमाही दर तिमाही, साल दर साल, दोनों आधार पर अगर आप देखेंगे तो बम्पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए डेट रीपेमेंट तो स्टील कंपनी जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार कर रही है। इन्होंने 2400 करोड़ के आसपास जो है रीपेमेंट किया भी है। पावर यूनिट का डाइवेस्टमेंट करके और कर्ज कम करना चाहते हैं, तो वहां से भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्यूज देखने को मिलेंगे। ओवरऑल नतीजे शानदार देखने को मिलेंगे। ओके, तो ओवरऑल नतीजे रहेंगे आपके लिए शानदार जेएसपीएल में तगड़े रिजल्ट्स आने की तैयारी में। आइए तगड़े रिजल्ट्स में हम बढ़ेंगे आगे, बैंक से बेनिफिट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल है हिमांशु जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, बेसिकली एक स्पेशल पिक है और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी इसमें करने का ध्यान बनाना चाहिए। स्टॉक है कावेरी सीड्स KSCL, 707-708 रुपए का अनिल जी करंट भाव है। स्टॉक ने अनिल जी बहुत ही शानदार 4 से 5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। मल्टीपल रेजिस्टेंस प्लेस था स्टॉक में 680 रुपए के आसपास, वहां पर उसका ब्रेकआउट दिया है, सस्टेनेबल वॉल्यूम्स के साथ दिया है। और अनिल जी जिस तरह से लीडिंग इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, मुझे लगता है कि ये रिलायबल ब्रेकआउट है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 8 से 10% तक का बड़ा मूव इमीडिएटली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कावेरी सीड्स में खरीदारी करें। 790-800 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 680 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पर पोजीशन को ऐड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो कावेरी सीड्स में खरीदारी करने की राय है और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अभी अभी चोपड़ा साहब यही तो बात कह रहे थे,
एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, खाद बीज से जुड़े हुए, बस यही शेयर। इधर ही दिमाग लगाइए, जून आने वाला है, मॉनसून आने वाला है, बाद में याद आएंगे, उससे पहले ही आपको चोपड़ा साहब ने याद दिला दिया कि खरीदारी यहीं करनी है। 680 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 790, 800 टारगेट भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। देखिए ये है जबरदस्त और जोरदार टारगेट। नई थीम पहचानना है, ये बड़ी बात है, और एक अच्छी थीम हमें आज चोपड़ा साहब ने दे दी, जिस पर हमको करना है फोकस करना है स्टॉक्स में जो बैन में आते जाते घूमते फिरते रहते हैं। वक्त है बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष, क्या है सिचुएशन, कोई बाहर आने वाला है? अनिल जी 3 स्टॉक फिलहाल बैन में, बाहर तो लग रहा है कोई भी नहीं आएगा। पीएनबी देखिए 107% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, सन टीवी करीब 88% के आसपास है। नाल्को बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि बैन से बाहर आएगा, क्योंकि 83% है। जब तक 80% के नीचे नहीं आती पोजीशंस, ये स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। और फिलहाल काफी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, पोजीशंस कम नहीं हो रही है, तो 83% पर नाल्को पूरी संभावना है कि स्टॉक बैन में बना रहे, बाहर ना आए। ओके, तो बैन में आने में बाहर कोई नहीं आएगा। केनरा बैंक जा सकता है, पीएनबी, सन टीवी, नेल्को आ सकता है बाहर। नेल्को बॉर्डर पे है, राइट? हाँ नहीं जी, बॉर्डर पे 83%, और जैसा कि आपने बताया कि कैनरा बैंक, इसकी एंट्री हो सकती है। 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, बढ़कर 95% को क्रॉस करती है जो है स्टॉक बैन में आता है। तो कैनरा बैंक की जो एंट्री है वो तो निश्चित नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए केनरा बैंक में बैन में आने की संभावना है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब नतीजों पर नजर डालने का। अपोलो टायर्स रिजल्ट देने वाला है, और उससे पहले जान लीजिए कैसे आएंगे रिजल्ट्स। कुशल है तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए अंदाज क्या है? बिल्कुल अनिल जी, तो नंबर्स का जो अनुमान लग रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। खासकर अगर आप सालाना आधार पर कामकाज देखें तो आय जो है करीब 32% बढ़कर 4,750 करोड़ पर रहने का अनुमान है, 3,610 करोड़ से बढ़कर। और तिमाही आधार पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो OEMs है उनकी तरफ से जो डिमांड रिवर्सल्स देखने को हमें मिली है, उससे कहीं ना कहीं इनकी आय को सहारा मिलता हुआ नजर आया है। और साथ ही कंपनी की रियलाइजेशंस में भी सुधार आया है। कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी 47% की बढ़त के साथ 700 करोड़ पर हम अनुमान करके चल रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इनके मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आएगा। और 78 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। अब आगे के लिए जो इनकी आफ्टर मार्केट डिमांड पर आउटलुक है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये अपने जो आफ्टर मार्केट डिमांड है उस पर क्या अपनी कमेंट्री करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज है प्राइस हाइक्स, क्या फर्दर और ये प्राइस हाइक्स करेंगे। जिस तरह से ओवरऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली है अपोलो टायर्स पर, ये कमेंट्री भी जानना हमें जो है हमें अपनी फोकस एरिया में बनाकर रखना है। अपोलो टायर्स ये है एक स्टॉक जो फोकस में आपको आते हुए दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे टायर स्पेस में एक बढ़िया मूव आती हुई दिखी है, और उसमें अपोलो टायर्स ने भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आपको यहां पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। अपोलो टायर्स आज सुबह राकेश जी, कुणाल जी की 10 की कमाई का आइडिया भी था। बंसल जी वैसे तो अपने माफ कीजिएगा, राकेश जी, कुणाल जी की 10 की कमाई का आइडिया नहीं था। हिमांशु जी की BTST की कॉल आपको इस पर आती हुई दिखी थी। हिमांशु जी जरा बताएं, अपोलो टायर्स अगर ट्रेड लिया है होल्ड करें, क्योंकि नतीजों से वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। किन लेवल्स पर आप कंफर्टेबल हैं सर? देखिए दीपांशु, सुबह हमने इसको करीब 219-220 रुपए की रेंज में कवर किया था स्टॉक। उसके बाद 227 रुपए तक के हाइस बनाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट फ्यूचर्स में 228 रुपए का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अभी भी स्टॉक होल्ड है तो यहाँ पर 221 रुपए का या 220 रुपए के नीचे का इनफैक्ट एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। टायर स्टॉक्स में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 232-235 रुपए तक के टारगेट्स आपने को देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पोजीशन होल्ड है तो यहाँ पर 220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल पोजीशन में बना रहा जा सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, इस पर रखिए नजर, मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। कंजम्पशन यूनिवर्स से दो और कंपनीज के नतीजों पर नजर है और दोनों बाजार की फेवरेट हैं ट्रेडर्स के राय से भी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स को भी काफी पसंद है, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। पहले एशियन पेंट्स और देवांशी दोनों के बारे में हमें बताने वाली है। देवांशी, पहले एशियन पेंट्स की बात करते हैं, बताएं यहां पर बाजार का क्या अनुमान है। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले तिमाही अगर आप देखें तो हमने देखा कि लॉकडाउन थोड़े से कम होते हुए दिखे थे, जस्ट ओपन होता हुआ दिखा था, तो इसके चलते जो पेंट सेक्टर है वहां पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिली थी। अब इंपॉर्टेंट है देखना कि तिमाही आधार पर इसकी ग्रोथ कैसे आती है, क्योंकि सालाना आधार पर हम देखेंगे बेस कम था, इसके चलते आपको बड़ी ग्रोथ देखने मिलेगी, स्पेशली वॉल्यूम में 30% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, जो कि पिछले साल केवल 1% की थी। और इसके अलावा जो आय है वो करीब 30% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 55% से ज्यादा की बढ़त आती हुई दिखेगी। इसके अलावा मार्जिन्स की अगर बात करें तो इस बार हमने देखा था जो पिछला क्वार्टर था वहां पे कच्चे तेल की जो प्राइसेस थी वो कम होते हुए दिखी थी और इसका जो फायदा है वो मिलता हुआ दिखा था। करीब 22% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है और जो मुनाफा है उसमें आपको बड़ा जंप देखने मिल सकता है। 88% तक की जो बढ़त है वो आपको मुनाफे में देखने मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस रहेगी। जो गाइडेंस है आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसके चलते कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा और साथ ही तिमाही आधार पर नतीजे कैसे आते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं इस तिमाही के YOY नतीजे काफी अच्छे होंगे। ओके, तो YOY नतीजे काफ़ी अच्छे होंगे और यूजुअली YOY कंपैरिजन ही रहता है इन बिजनेसेस में। पर देखिए थोड़ी जान स्टॉक पर आती हुई दिख रही है इस समय क्लोजिंग में जाने से पहले। देवांशी बताएं पिडिलाइट यहाँ पर क्या अनुमान है बाजार का? पिडिलाइट के भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगे। आप देखिए जो आय है वो करीब 27% तक बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 53% तक की बढ़त का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। मेनली जो कामकाजी खर्च है वो इस बार कम होते हुए दिखे थे और इसका जो बेनिफिट है वो इनके एबिटा मार्जिन्स पर आते हुए दिखेंगे। एबिटा मार्जिन्स इस बार करीब 20% से बढ़कर 23% के आसपास आ सकते हैं और जो मुनाफा है उसमें एक बड़ा जंप आपको इसलिए देखने मिलेगा। पिछले साल के इसी तिमाही में 32 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस था, अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो थोड़े से नॉर्मलाइज प्रॉफिट है। लेकिन इसके बावजूद अच्छे नंबर्स इस बार पिडिलाइट से भी एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 28 to 30% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल बेस कम था, केवल 4.2% तक की ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। हमने देखा कि जो हंसमैन है उसका अधिग्रहण कंपनी ने किया था और इस पोर्टफोलियो के चलते एक बड़ी ग्रोथ आपको मुनाफे में देखते मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार था, इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा और जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिया था करीब 1.5 to 2% सारे सेगमेंट्स में, इसका भी फायदा आपको कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में देखने मिल रहा है और इसी के चलते नंबर्स इस बार अच्छे आते दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पिडिलाइट पर भी नजर। तो पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, कंजम्पशन के दो दिग्गज, दोनों के नतीजे आने वाले हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के। 850 के करीब निफ्टी आते हुए दिख रहा है और वहां पर सेटल हो गया है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल में कुछ बदलाव नहीं आया है। 150 पॉइंट्स के नीचे डाउ फ्यूचर्स है, वहां से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होते हुए दिखा है। यूरोप में भी 2% की गिरावट ही, वैसा ही मूड माहौल है सर, और फ्रेश गिरावट नहीं हुई है पर उन लेवल्स पर होल्ड कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर वापस खरीदारी आती हुई दिख रही है। 3 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है और रुपए में एकदम सपाट कारोबार हुआ है। आज कमजोर खुला था रुपए, पर वहां से अच्छी रिकवरी रुपया भी दिखा चुका है। बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप, कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश और जरूरत ना करें। बेहतर यह कि आपकी जो पोजीशन है उसे किस तरह से आपको संभालनी है उस पर फोकस करें। पहली चीज वही 14,800 14,900 के बीच में क्लोजिंग हो रही, तो क्लोजिंग कोई खराब नहीं हो रही है, कहीं किसी तरह से खराब क्लोजिंग नहीं हो रही। 14,850 के ऊपर की क्लोजिंग, अगर आप कल के लिए व्यू देखेंगे हमारे बाजारों की क्लोजिंग के लिहाज से तो 60% पॉजिटिव साइड पर है, 40% ही नेगेटिव साइड पर है। और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा सा हम प्रेशर में, अगर ये डाउ फ्यूचर अगर फ्लैट होता है तो शायद बाजार और ऊपर बंद होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, कैश स्टॉक्स में कोई खास समस्या नहीं है। अब ये है कि डाउ ने कोई बड़ा मूव दे दिया आज रात को किसी एक तरफ, तो फिर कल बाजार बड़ा गैप दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके इंडेक्स में कोई भी पोजीशन है तो आप उसको हेज करके चलें। अगर आप शॉर्ट हैं
तो आप ये समझ लीजिए कि 15,000 के ऊपर आपकी रिस्क बनती है, 150 पॉइंट ऊपर लॉन्ग है तो आपकी 14,700 के नीचे की, तो 150 पॉइंट नीचे का पुट ले लीजिए, 300 पॉइंट ऊपर का आपको उस हिसाब से, या तो वैसे 15,000 के हिसाब से हेजिंग करनी है शॉर्ट साइड पर है, और लॉन्ग साइड पर है तो 14,700 के हिसाब से हेजिंग करनी है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप अपनी पोजीशन में बने रहें, ज्यादा बढ़िया रेंज बाउंड मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, पोजीशन बनाए रखें। बैंक निफ्टी भी वही 32,800 के आसपास बंद हो रहा है, कल या तो 23,000 के ऊपर निकलेगा या 32,500 के नीचे जाएगा, तो बड़ा मूव जो आएगा वो कल आएगा। फिलहाल रेंज के बीचों बीच बंद हो रहे हैं, तो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए, सिंपल। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन पर फोकस करें। वैसे कोई ज्यादा डर की बात नहीं है जिस तरह से बाजार में एक्शन रहा है, और आज हमने देखा है बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी हुई, यूरोप के बाजार के बाद खुलने के बाद फिर से गिरावट हुई, पर रिकवर होकर बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। आइए फाइनल कुछ कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। पिडलाइट की बात देवांशी करके गई, और विश्वेश जी पिडलाइट के चार्ट्स भी देखिए, पिछले 2 महीनों से ज्यादा कुछ किया नहीं है इस काउंटर ने, वैसे तो काफी एक्टिव रहता है पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड बरकरार रहेगा पिडलाइट में? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर? का जो स्तर है वो इमीडिएटली एक हर्डल है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक नीचे के लेवल से घूम रहा है, मुझे लगता है द आइडियल रेंज टू बाय द स्टॉक इज इफ देयर इज अ डिक्लाइन, तो 1840 के आसपास या तो खरीदे या तो 1900 के पार निकल जाए उसके बाद ऐड करें। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से एक रेंज में बना हुआ है, तो यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, तो पिडलाइट पर रखिए नजर। एक्टिवली आता है मार्केट के रेडार पर पिछले कुछ दिनों से एकदम फ्लैट कारोबार इस पर होते हुए दिख रहा है, पर पेंट स्टॉक्स पर दमदार एक्शन है। एशियन पेंट्स के नतीजों से पहले एशियन पेंट्स पर मूवमेंट आ रहा है। बर्जर पेंट्स की हमने बात करी, इस पर नजर रखिए। इंडिगो पेंट्स रिसेंटली लिस्टेड काउंटर, ये भी बाजार की फोकस लिस्ट में आ रहा है। आज अगर आप देखें तो 5% की तेजी उस काउंटर पर भी बनती हुई दिख रही है। और आज हमने कंजा नेरला के मैनेजमेंट से भी बात करी, कह रहे थे कि आने वाले 1-2 महीने थोड़े कठिन रह सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद से ज्यादा कुछ सेल्स भी उनकी नहीं होती हुई दिखी है, तो Q1 थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट Q4 जो ऑलरेडी जा चुका है वो ज्यादातर अच्छा ही रहा है पूरे के पूरे पेंट सेक्टर के लिए। तो नजर आएगी इन सभी काउंटर्स पर। कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो आज के लिए। नजर रखिएगा सीमेंस पर भी अच्छी तेजी आ रही है। बंसल जी, BEL कल इस पर बात करी थी, पिक ऑफ द डे कल क्लोजिंग में आपने दिया था। आज अच्छे मूव्स आते हुए दिखे, बट बाकी काउंटर्स के मुकाबले उतनी बड़ी तेजी नहीं आई, फिर भी 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। किसी ने अगर पोजीशन ली हो BEL में तो क्या करके जाए? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और किसी ने लिया हुआ है और होल्ड करना चाहते हैं तो 145.70 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 152, 153 के मूव देखने को मिलेंगे। दीपांशु, मेरी समझ से मूव अच्छा है, बट अगर आप BHEL से मूव कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली काफी कम है। बिल्कुल, तो मूव अच्छा है, बट ऑफ कोर्स BHEL के सामने उतनी बड़ी मूव इस पर नहीं आती हुई दिखी। एक नतीजा बाकी है जिसके बारे में हमें बात करनी है, लुपिन। एक बार जल्दी से देवांशी के पास चलते हैं और जान लेते हैं लुपिन पर बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, इस बार लुपिन में सबसे इंटरेस्टिंग होगा देखना इनके कामकाजी मुनाफा, क्योंकि इस बार जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन से इसमें आपको सबसे बड़ा हाइक देखने मिल सकता है। जिस तरह से प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइजेस जिस तरह से बनती हुई दिख रही है, इसके चलते आपको कामकाजी मुनाफा और मार्जिन थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो करीब 10% तक की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। डबल डिजिट में जो ग्रोथ है वो आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो इस बार मिला जुला प्रदर्शन था, क्योंकि सिंगल डिजिट में आपको प्रदर्शन इस बार आता हुआ दिखेगा। अनुमान है करीब 5 to 7% का। इसके अलावा आर्बिट्रॉल जो दवा है उसकी शॉर्टेज थी, इसका असर भी देखने मिल सकता है आपको। इसके चलते आय में आपको बढ़त देखने मिल सकती है, लेकिन जो स्थिर रियलाइजेशन है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स है, इसके चलते मार्जिन को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। API सेगमेंट में आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। इन ऑल अगर आप आय देखें तो करीब 3.5 से 5% तक की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा आपको 40% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन में इस बार अच्छी हाइक आती हुई दिखेगी, 14% से बढ़कर 18% की। और इसके अलावा जो मुनाफे का फिगर है वो आपको अभी फिलहाल 4% दिखेगा, लेकिन पिछले साल हमने देखा था एक एक्सेप्शनल गेन होता हुआ दिखा था कंपनी को करीब 80 करोड़ का। अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो करीब 7 से 8% तक का मुनाफे में ग्रोथ आपको इस बार देखने मिल सकती है।
ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन। नजर रखते हैं, कुछ दिन पहले एक शानदार मूव आई थी 5 तारीख को, एक हफ्ता पहले एक बड़ी मूव लुपिन पर आपको आती हुई दिखी थी। उसके बाद से फिर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, पर देखते हैं इस बार क्या नतीजों से एक बार फिर से जान इस काउंटर पर आती हुई दिख सकती है कि नहीं। एक और इवेंटफुल डे रहा है जहां तक ट्रेड का सवाल है। 4 दिन की तेजी पर आपको ब्रेक जरूर लगते हुए दिख रहा है बाजार के मूवमेंट पर फिर भी जिस तरह से आज सुबह के क्यूज आ रहे थे, बड़े गैप डाउन का डर था, 200 पॉइंट्स नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा था, उस हिसाब से देखें तो अच्छी रिकवरी ही बाजार में दिखी है। 14,850 के करीब निफ्टी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, 32,850 पर आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। आज का स्टार सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स, कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक्स, यहां पर एक्शन है। टॉप 6 स्टॉक्स देखिए निफ्टी के। कोल इंडिया 6% ऊपर, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल 3 से 5% की तेजी इन सभी काउंटर्स में आती हुई, सभी के सभी पीएसयूज और सभी के सभी कमोडिटी लिंक्ड। साथ ही पावर ग्रिड, इनके इन्वेट की लिस्टिंग होने वाली है 17 तारीख को। मोमेंटम आज आते हुए दिख रहा है। कल टाटा पावर के नतीजे हैं, उससे पहले भी पावर स्टॉक्स में एक्शन। यूपीएल लगातार तेजी में रहा है, कल नतीजों से पहले यहां पर भी पॉजिटिविटी। सन फार्मा एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छा एक्शन दिखा। सरप्राइज पैकेज एसबीआई आधा % ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज आधा % ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। पर ज्यादातर स्टॉक्स आज गिरावट के थे और मेटल स्टॉक्स में आज आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, दोनों में ही आपको गिरावट आज के सेशन में दिखी है। इसके साथ कोटक बैंक यहां पर प्रेशर, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, इन दिग्गजों में गिरावट की वजह से आपने निफ्टी पर 100 अंकों की गिरावट देखी है। साथ ही टीसीएस, आईटीसी, इन्फोसिस, यहां से भी कोई सहारा नहीं मिलते हुए दिखा है। वायदा कारोबार में देखें तो यहां पर भी एक बार फिर से बीएचईएल लगातार दूसरे दिन वायदा कारोबार का टॉप गेनर बनते हुए, कल 8% की तेजी, आज 11% का उछाल और 1 पॉइंट पर तो 14% ऊपर भी काउंटर आपको दिख रहा था। कॉनकॉर्ड 6% ऊपर यहां पर। कोफॉर्ज कल 4% गिरा, आज 5% ऊपर। गेल, एनटीपीसी, आरईसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन सभी काउंटर्स में बढ़िया तेजी आपको बनती हुई दिखी है। सीमेंस आज शाम नतीजे आने से पहले 3.5% ऊपर। बॉश अच्छी खरीदारी, आईसीआईसीआई प्रू, बीईएल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, हैवेल्स और आईआरसीटीसी, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छा तेजी वाला जो रुझान दिखा है। पर सेल बाजार का फेवरेट आज 4.5% नीचे। इन्फोएज, इस पर वीकनेस। जेएसपीएल, वैसे नतीजे अच्छे आने वाले हैं पर उससे पहले थोड़ी गिरावट आज के सेशन में। साथ ही नैल्को, टोरेंट पावर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मुथूट फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, औरो फार्मा, टोरेंट फार्मा और डिवीज लेबोरेटरीज, यहां पर भी आपको गिरावट बनती हुई दिखी है। पर ढेरों कैश स्टॉक्स हैं जहां पर बाजार का फोकस आजकल बना हुआ है और वहीं पर नजर डाल देते हैं कि आज के आउट परफॉर्मर्स कौन से आपको आते हुए दिखे। एनएलसी इंडिया 20% का सर्किट इस पर लगते हुए दिखा, हमने थोड़ी देर पहले 12% की तेजी पे बात करी थी। कावेरी सीड 17% ऊपर। एमएमटीसी, अल्काइल अमाइंस, स्पाइस जेट, ट्राइडेंट, ग्राइंडवेल नॉर्टन, बामल लॉरी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, एनएचपीसी, कुछ पावर से रिलेटेड काउंटर्स यहां पर भी जहां पर आपको अच्छा तेजी वाला रुझान दिखा है। तो अनिल जी, 850 दोनों इंडेक्स पे दिख रहे हैं। 14,850 के करीब निफ्टी बंद होते हुए और 32,850 के करीब बैंक निफ्टी। गिरावट हुई सर, पर उतनी गिरावट नहीं जितना शायद सुबह बाजार अनुमान लगा रहा था। होनी भी नहीं थी टिप, और इसलिए हम कह रहे थे कि जितना ज़्यादा खुले नीचे उतना ही जल्दी खरीदने के मौके होंगे और शुरुआती 5 मिनट में एक बार टिक जाने दे बाजार को और उसके बाद आप खरीद। देखिए पहली सपोर्ट रेंज के नीचे गया ही नहीं बाजार और वहीं से घूम गया। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट और जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है उसके मुकाबले में भारतीय बाजारों ने दिखाई है ताकत और एक अच्छी क्लोजिंग आज देते हुए नजर आए। 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया कही जाएगी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 32,800 के ऊपर की, उसके आसपास की मजबूत कही जाएगी। वहीं क्लोजिंग हुई जहां पर हम अंदाज लगाकर बैठे थे। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम दावों में यह कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी बड़ी पहले तो कारगर मानी जा रही थी, अब ये कह रहे हैं कि ये कारगर नहीं है। संक्रमण का जो माइल्ड मामला है या फिर मॉडरेट मामले हैं उसमें तो प्लाज्मा देने से काम चल जाता है, लेकिन अगर मामला सीरियस हो तो फिर प्लाज्मा से भी काम नहीं चलेगा। आईसीएमआर भी यही कह रहा है कि इसकी वजह से डेथ रेट को कम नहीं किया जा सकता। तो अब बड़ा सवाल है कि जो पिछले साल पूरे इस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हम ये कह रहे थे कि ये तो रामबाण है, इससे जान बच जाएगी, अब ये नाकाफ़ी क्यों है और अगर नाकाफ़ी है तो फिर लोग प्लाज्मा डोनेट करने की मांग क्यों कर रहे हैं। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम दो खास मेहमानों के साथ करेंगे बातचीत। एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव होंगी हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या है राय। और इसके साथ साथ मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार होंगे हमारे साथ,
तो प्लाज्मा थेरेपी से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको। आप भी अपनी राय सुझाव रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, और आपके लिए आज का जो विषय होगा, प्लाज्मा दान से क्या बचेगी जान, ये है विशेष कर। अब रात को 8 बजे की हमारी पावर पैक बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। सबसे पहले तो राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां कोरोना के पीक होने की घोषणा कर दी। पीक हो गया खत्म, मतलब इससे ज़्यादा मतलब और कोरोना नहीं बढ़ेगा, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स अभी भी है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीक हो जाने की घोषणा बहुत जल्दी कर दी गई है और इससे कहीं लोग थोड़े लापरवाह न हो जाए। इसी का हम करेंगे विश्लेषण। पीक गुजरा, खतरा टला, ये है आपके लिए। और दिल्ली की बात है, ये सब इस मुद्दे की बात है, तो एक बार बंसल जी से भी राय लेना जरूरी है। बंसल जी के पास भी होंगे, लेकिन उसके पहले एक और जो बड़ी विशेष आज की रिपोर्ट है वो है, पहले कनाडा और अब अमेरिका, दोनों देशों ने 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। तो भारत में बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर कब बनेंगे प्लान, क्या है तैयारियां, ये जानेंगे। बच्चों को वैक्सीन कब। और आज आपको एक बेहद खास इंसान से मिलाने वाले हैं, जो इंसान के रूप में आप उसे मसीहा कह सकते हैं, ऑक्सीजन मैन। जी हाँ, ये वो आदमी है कश्मीर से जो अपनी खुद की जान को खतरे में डालकर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। तो कश्मीर का ऑक्सीजन मैन, ये है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। बाकी वैसे तो एक तरह से तो कह सकते हैं हमारे कुणाल जी ठीक होकर आ गए, तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला बात था वो तो कम से कम कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन क्या बंसल जी अभी भी आपको लग रहा है कि पीक हो गया है या अभी वक्त लगेगा? हमारे मुंबई में तो हो गया पीक, देखिए कोरोना का। आपके वहाँ का क्या सिचुएशन है? देखिए अनिल जी, दिल्ली तो जो है मुंबई को फॉलो करता है और 15 दिन पीछे चलता है, तो यहाँ भी अनिल जी अब केसेस कम हो रहे हैं, पीक हो रहा है, इसके साइन है। बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि कल का जो आपका शो था ना, वो जो ब्लैक फंगस वाला, उसको मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 2-3 बार रिपीट करना चाहिए उस शो का टेलीकास्ट। वो एक अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं अनिल जी। उसको मेरे को लगता है जो आपने कल दिखाया है, उसको मेरे को लगता है कि सप्ताह में आपको अब इससे अभी परसों छुट्टी है अनिल जी, तो 1-2 बार उस दिन रिपीट करना चाहिए। बिल्कुल डन। अगर आपने देखा और आपने उसे पसंद किया और आपको लगता है कि बड़ा काम का है, तो मैं मेरी टीम को ज़रूर आपके बिहाफ पर बधाई भी दूंगा कि अच्छा कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया है और बिल्कुल आइडिया भी आपने साथ में दिया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों बाद ऐसा ना हो जाए कि मेरी दीप की जरूरत न पड़े, प्लानिंग में बंसल जी और कुणाल जी कर डाले कि किस वक्त क्या चलेगा प्रोग्राम। अब आपने कह ही दिया है, तो गुरुवार के दिन, बिल्कुल छुट्टी के दिन, इस शो की रिपीट टेलीकास्ट जरूर हो जाएगी। प्लस न सिर्फ रिपीट होगी बल्कि हम कुछ और प्रोग्राम भी इसी पर करने की कोशिश करेंगे भी। एक बार चोपड़ा साहब की भी कुछ कहना चाहते हैं। जी चोपड़ा साहब। मुझे भी मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ और पिछले 3 हफ्ते में ठीक हुआ अनिल जी। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि केवल कोविड का पीक नहीं था, ये पैनिक का भी पीक था दिल्ली में। और जैसे जैसे अब ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मलाइज हो रही है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी नॉर्मलाइज हो रही है, तो मुझे लगता है सरकारों ने पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ एक्शन दिखाया है। तो मुझे लगता है ये कोविड से ज़्यादा पैनिक का जो पीक था वो परेशान कर रहा था लोगों को। जैसे ही उनकी ऑक्सीजन लेवल 92 के नीचे आ रही थी, सब लोग अस्पताल भाग रहे थे, तो हमारे सिस्टम के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। तो जाहिर बात है जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी और जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, ये पैनिक का पीक भी नीचे आएगा। और जाहिर बात है कि बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रिकवरी रेट्स अच्छी हैं। मैं और कुणाल जी आपके सामने बैठे हैं और हमने घर पे ही अपना डॉक्टरों के साथ मिलकर इलाज किया, तो जो पैनिक है वो अब थोड़ा सबसाइड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं बॉम्बे के बारे में, मुझे भी लगता है दिल्ली का पैनिक रेट कम हो रहा है और लोग अपने घर में ही जो दवाएं हैं वो लेके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ये वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ पैनिक रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ, ये बात तो सही है, पैनिक का पीक हो गया, लेकिन पैनिक जो था ना वो तो पूछे मत। कुणाल जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, बंसल जी जानते हैं कि किस तरह का पैनिक हमने झेला है 2 हफ्ते पहले। माय गॉड, क्या हालत थी वाकई में। अब लगता है कि कितनी बड़ी रिलीफ है कि आप दोनों हमारे सामने बैठे हैं। आपका तो मुझे पता भी नहीं था कि आपको भी हुआ है। चलो आपको भी और अच्छी रिकवरी हो, जल्दी से आप एकदम
पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाए, शुभकामनाएं। क्योंकि जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ तो हम कोशिश भी करते हैं पूछने की भाई तबीयत कैसी, लेकिन चोपड़ा साहब आप भी फिट होकर वापस आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्या है, किसी को आप वैसे पूछ भी नहीं सकते कि 2-3 दिन हफ्तों से नहीं दिखे, अगर पूछ लें तो सामने वाला बुरा मान जाए कि भाई मेरे को नहीं हुआ है, फिर भी पूछे कि कोविड है क्या, 2-3 हफ्तों से दिखे नहीं, तो इसलिए वो पूछना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है कि कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन चलिए, आप स्वस्थ होकर एकदम हमारे सामने, ये बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा देखिए, बात करते करते पता चला है हिमांशु जी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ओहो, हिमांशु जी आप भी हो गए, फ्री हो गए या अभी भी ट्रीटमेंट में है? अनिल जी, लास्ट वीक मैं रिकवर हो चुका था। उससे पहले जो 2 वीक जो ब्रेक था सर ऑन एयर, वो उसी वजह से था क्योंकि मैं भी कोविड पॉजिटिव था। फॉर्चुनेटली घर पर ही ट्रीटमेंट लिया और अच्छी रिकवरी हो गई। चलो बहुत बढ़िया। देखिए यही बड़ी बात। जैन साहब भी जब मेरे ख्याल से शुरुआती दिनों में जैन साहब सबसे पहले हुए थे, संदीप जी, वो भी होने के बावजूद शो करते रहे। सुमित जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हमारी टीम में देखिए, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, दीप कोविड पॉजिटिव हुआ है और दीप ने एक भी दिन शो मिस नहीं किया है, ये बड़ी बात है। दीप हर रोज शो करते रहे। कुशल, आशीष, वरुण, मतलब लंबी लिस्ट है जो जिनको आप ऑन एयर देखते हैं उन्हें तो पहचानते हैं, और पीछे काम करने वाले लोग भी। लेकिन क्या गजब की टीम है, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों चाहे मेरी टीम मेंबर्स हों। किसी ने ऐसा नहीं कि मुझे हो गया तो ये क्या वो क्या, और सबने आराम से मनोबल बनाए रखते हुए पूरी रिकवरी दिखाई। आप सब लोग वाकई में, मैं तो कह सकता हूं, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिनको हुआ है और जो रिकवर करके अपने विल पावर के दम पर आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है। तो यही सबके लिए सीखने की बात है कि अगर आप डटकर मुकाबला करें, मजबूत रहें मन से, तो ठीक हो जाएंगे। भगवान न करे किसी को हो, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है क्या कर सकते हैं। चलिए विदा लेने का वक्त है। परसों है छुट्टी, लेकिन कल रहेगी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के लिए एक्शन रहेगा भरपूर। तैयार हो जाइए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। चोपड़ा साहब, बंसल जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, विश्वेश जी और साथी वागले साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।